मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? सब बखैर। प्रोग्राम के इब्तिदा में सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी कि जो ओवरनाइट खबर आई महक और वो सबके तहरीक आज़ादी कश्मीर के अजीम रहनुमा सैयद अली गिलानी, इनका इंतकाल हुआ। मज़ामत की अलामत कहिए, आज़ादी का इस्तिआरा कहिए और जुल्म के आगे ना झुकने वाला शख्स कहिए सैयद अली गिलानी। ना इन्हें जो जेल की सऊबतें थी वो इनका आज़म तोड़ सकी, ना भारत की जो बर्बरियत थी वो इनका हौसला पस्त कर सकी। सैयद अली गिलानी के जिन्होंने ज़िंदगी भर कश्मीरी लोगों की और कश्मीर की आज़ादी की बात की, वो यकीनन पूरी दुनिया के लिए मशाल राह है। एक ऐसे वक्त में कि जिस वक्त भारत पूरी तरीके से जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहा था, यहाँ तक भी किया कि उनको नज़रबंद भी कर दिया कश्मीरी रहनुमा समेत, उसके बावजूद भी, नज़रबंदी में रहने के बावजूद भी वो शख्सियत ऐसी थी कि उन्होंने उनकी आवाज़ इतनी ताकतवर थी कि नज़रबंदी में रहने के बावजूद उनकी आवाज़ को बंद नहीं किया जा सका। सैयद अली गिलानी जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं और पाकिस्तान भर के लिए, कश्मीर भर के लिए, दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मजलूम हैं उनके लिए बहुत ही अफसोस की बात। और फैसल, हमें आज भी ये बात याद है कि वो मशहूर नारा जो था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान बनेगा और हमारी मोहब्बत पाकिस्तानियों से हमेशा कायम रहेगी, वो सैयद अली गिलानी के मुंह से ही निकला हुआ नारा। और यही वो नारा है जिसने जब जब ये लगाते थे, जब जब सुनाया जाता था, जब जब ये नारा बजता था, तब तब भारत को आग लग जाती थी। और जिस तरह से उन्हें पाबंदी सिलासिल में रखा गया, जिस तरह से उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए और इत्तलात ये भी मौसूल हुई कि बेहतरीन तिबी सहूलियात उन्हें नहीं दी गई क्योंकि वो बीमार थे, काफ़ी अरसे से अलील थे। और मेरे ख्याल से कि ये चीज़ बताती है कि भारत जो है कितना खौफ खाता है उस शख्स से जो कि वहाँ पर आज़ादी का नारा लगाता है। और सैयद अली गिलानी जो है वो एक ऐसी तहरीक का हिस्सा थे, एक ऐसी तहरीक के वो सरकर्दा रहनुमा थे जिसका हम जब जब जिक्र करते तो हम ये कहते हैं कि जिद्दोजहद आज़ादी और इल्हाक़ पाकिस्तान, ये वो तहरीक है जिसकी वजह से कश्मीरियों के अंदर एक नई रूह फूंकी गई। ये वो तहरीक है, ये वो आज़ादी की जद्दोजहद है जिसके बाद हर कश्मीरी की ज़ुबान से हमने ये सुना कि सैयद अली गिलानी की रहनुमाई में उनके पीछे चलते हुए हर एक शख्स यही कहता था कि हमें एक आज़ाद मुल्क चाहिए, एक ऐसा मुल्क चाहिए जिसमें हम आज़ादी के साथ रह सकें। और यही नहीं बल्कि कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते हुए सैयद अली गिलानी ने कश्मीरियों की आवाज़ को हर जगह बुलंद किया। उन पर जितने मर्जी जुल्म किए गए उसके बावजूद वो अपनी बात कहने से कभी डरे नहीं, कभी झुके नहीं और कभी भी उन्होंने ये महसूस नहीं किया कि जब जब वो कश्मीर की बात करेंगे तो आगे उन्हें मुश्किल वक्त देखना पड़ेगा, देखना पड़ा। एग्जैक्टली, और देखना भी पड़ा। इसके बावजूद वो बहुत बहादुरी के साथ, बहुत हिम्मत के साथ हमेशा जो है भारत की आवाज़ उठाते थे, कश्मीर की आवाज़ उठाते थे, कश्मीर के बारे में बात करते थे। और फैसल, जैसे से हमने बात की कश्मीर के हवाले से, तो कश्मीर आज एक ऐसे रहनुमा से महरूम हो गया है जो कि कश्मीर की आज़ादी की बात करता था। बिल्कुल, कुछ उनकी यादें भी हैं हमारे साथ, पहले उनको ताज़ा करते हैं, फिर इस हवाले से आगे भी बात करें। जुल्म, जब्र और इस्तबदाद को नफ़ी करना क्या होगा, इससे बढ़ के जुल्म की आंखों में आंखें डालकर देखना क्या होगा, इससे बढ़कर हक़ की आवाज़ बुलंद करना क्या होगा। कई लोग अपनी आवाज़ किताब के ज़रिए बुलंद करते हैं, आजकल के ज़माने में कई लोग टेलीविज़न स्क्रीन और मोबाइल के थ्रू अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन अगर किसी को हकीकी ज़िंदगी में फ़ाइटर देखना है तो वो ये मनाजिर इस वक्त देख सकता है जो हमारी स्क्रीन पर भी हैं, यानी जुल्म, जबर, इस्तबदाद की आंखों में आंखें डालकर डट कर ये कह देने वाला कि जाओ और जाके अपने हुक्मरानों से कह दो कि अली गिलानी सिर्फ एक शख्सियत का नाम नहीं है बल्कि उन तमाम तर कश्मीरी वालिदैन, उन बूढ़ों, बेटों और माओं, बेवाओं का नाम है कि जो तुम्हारा जुल्म और जबर कई दहाइयों से बर्दाश्त करते आ रहे हैं। लेकिन आज ये आवाज़ ज़रूर बंद हुई है। 92 साल सैयद अली गिलानी साहब ने अपनी उम्र पाई है, 5 दहाइयाँ, 50 साल तक वो बुज़ुर्ग मज़ामती रहनुमा के तौर पे सामने रहे। और
जब वो अलील भी थे उसके बावजूद भी उन्होंने कश्मीर की आवाज़ कुछ ऐसे बुलंद की कि पूरी दुनिया उसको सुनने पर मजबूर हुई। ख़ास तौर पे जब इनकी वफ़ात की तस्दीक हुई गुज़िश्ता रात, उनके ख़ानदानी ज़राए ने तस्दीक की, तो यकीनन जितने भी हुर्रियत रहनुमा हैं ज़रूर उनको ये सदमा ज़रूर पहुंचा होगा, सिर्फ उन्हें नहीं, तमाम तर जितने भी पाकिस्तान में उनके चाहने वाले हैं, बच्चा बच्चा चाहने वाला है, उन तक ये जब खबर पहुंची तो सबने ही इजहार अफसोस किया, पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत ने भी। लेकिन रेस्ट एश्योर जब तक पाकिस्तान में एक एक बच्चा ज़िंदा है, वो तब तक सैयद अली गिलानी की आवाज़ बनकर, हर उस हुर्रियत रहनुमा की आवाज़ बनकर दुनिया को बावर कराता रहेगा कि कश्मीर पाकिस्तान है और कश्मीर हमारा है। और यही नारा सैयद अली गिलानी का भी था। और आप देखें दूसरी जानिब, जब हम सैयद अली गिलानी की वफ़ात की बात करें तो दूसरी जानिब मकबूजा वादी पर काबिज़ भारतीय फ़ौज तो जो है सैयद अली गिलानी की मैयत से भी खौफज़दा नज़र आ रही है। भारतीय फोर्सेस ने सैयद अली गिलानी की रिहाइशगाह को घेरे में लिया हुआ है और जनाब रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय हुकूमत ने सैयद अली गिलानी की मैयत को जल्द दफनाने की धमकी भी दी है। श्रीनगर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जबकि शहर में इंटरनेट सर्विस को भी मुअत्तल किया गया है। एक शख्स की वफात से आप कितने खौफज़दा हैं? क्योंकि उनकी वसीयत थी कि जो वहाँ पे कब्रिस्तान है, जिसको शोहदा का कब्रिस्तान जो कहा जाता है, वहाँ उनकी मैयत तदफीन की जाए, शहीदों के कब्रिस्तान जिसको कहा जाता है। लेकिन वो अब ये दुनिया के सामने है, ये आया है सामने कि किस तरीके से वो एक मैयत से भी खौफज़दा हैं, तो जीते जागते शेर की आवाज़ बनकर गरजते बरसते इंसान से क्या ही खौफ होगा। हम इसमें आगे चल के शो में ज़रूर बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और कोरोना की बात करते हैं। मुल्क में चौथी लहर जो है इस वायरस की, उसके वार जारी हैं और रोज़ाना हम टैली बताते हैं कि इतने इंतकाल कर गए। उम्मीद हम यही करते हैं कि कभी तो ये नंबर्स कम आएंगे। तो एक दिन में मज़ीद 89 मरीज़ जो हैं वो दम तोड़ गए हैं। इस तरह मजमूई अमवात 25,978 हो गई हैं और 4,103 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मस्बत केसेस की अगर बात की जाए तो शरह 6.65% रही है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर बैठ के कहें ना कि कोरोना से मरने वालों की तादाद में कमी देखी गई है, तो उसका एक ही हल है कि प्लीज़ खुद को वैक्सीनेट करवाएं, मास्क पहनें, SOPs का ख्याल रखें और अब इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। वो माएँ कहते हैं ना कि पल्लू से बांध लें, आप ये चीज़ें आप प्लीज़ पल्लू से बांध लें। समझे कि सुबह अम्मा अब्बा ये कह रहे होते हैं आपको कि प्लीज़ सारा दिन मास्क नहीं उतारना, जब जितनी देर आप बाहर है मास्क लगा के रखना है, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। आगे बढ़ते जनाब, जब प्यारों की बात होती है तो कल एक बहुत प्यारी चीज़ मुझे लगता है फैसल ने बहुत इंजॉय किया। कल बारिश आपको मिल ही गई ना, रिकॉर्डिंग आपने भी इंजॉय किया होगा। मैंने भी इंजॉय किया था। लेकिन कितना इंजॉय किया, कितनी देर में पहुंची आप? मैं यही कह लगती, घर हम काफ़ी देर से पहुंचे, काफ़ी ताखीर हुई हमें घर पहुंचने में, क्योंकि ट्रैफिक का काफ़ी वो था। क्योंकि कराची में कल शाम में हल्की बारिश हो गई थी। हल्की नहीं, वैसे तेज़ बारिश भी हुई थी। नहीं, इसको हल्की कहते हैं, दुआ करें तेज़ ना हो। अच्छा चलें, ये हल्की बारिश चलें, अगर हो तो ये हो जनाब कि रोशनियों का शहर जो है वो अंधेरों में ना डूबे हमें। ये कल बहुत अजियत वाला जो था ना, हुआ भी था और ऐसे हुआ था जनाब कि जिस तरह से हम कहते हैं ना कि कराची में जब फीडर स्ट्रिप करते हैं तो फिर वो ऐसी बातें सामने आती हैं कि जनाब बहाल कर दिया गया। थोड़ी सी बारिश लिखा भी था सोशल मीडिया पे, बच्चों का फीडर होते हैं ना, वो ज़्यादा मजबूत होते हैं कि इलेक्ट्रिक के फीडर फौरन ट्रिप कर जाते हैं, इलेक्ट्रिक के फीडर से ज़्यादा। तो कराची में हल्की बारिश के बाद अब सूरत हाल ये है कि हब्स बढ़ चुका है। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश का इम्कान जाहिर किया है। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो गुलशन हदीद में 12 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जो कल बारिश हुई थी। हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। फैसल एयरवेज, यूनिवर्सिटी रोड और DHA में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुलजार हिजरी, शारा फैसल, IH चंडीगढ़ रोड समेत कई इलाकों में बादल बरसे हैं। जिसे हम बात कर रहे थे ना कि जब बारिश होती है तो बत्ती गुल हो जाती है, तो बारिश के बायस बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन भी हुआ। शहर के बेशतर इलाके अंधेरे में डूबे रहे और फैसल रात तक, इवन मतलब 12-1 बजे तक जब बारिश नहीं भी हो रही थी, उसके बाद भी कभी लाइट आ रही थी, कभी लाइट जा रही थी। स्ट्रिप होता है ना, तो जनाब ये वापस ऑनलाइन लाते वक्त लगता है। तो ये एक अब्रे रहमत होती है, जिसको ये चीजें जो ना अब्रे रहमत कराची वाले ना हर तरफ से पिसते हैं। बिजली चली जाती है, सड़क पे पानी खड़ा हो जाता है, वो बेचारे जाएं तो जाए कहाँ। खैर, घरों में हैं, घरों में नहीं, घरों में तो बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, बाहर निकलेंगे तो सड़कों पे पानी है, पानी है। हाँ तो खैर आगे चलते शो में बात करेंगे पड़ोसी मुल्क की, और अफगानिस्तान में पंजशेर वो
कहा जाए कि आखिरी इलाका रह गया जहाँ पर इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि तालिबान अब वहाँ भी कब्ज़ा करने जा रहे हैं। जंग के शोले भड़क उठे हैं। वादी का दिफाई हिसार तालिबान ने तोड़ दिया है। शदीद लड़ाई के दौरान 32 मुखालफीन की उन्होंने हलाकत का दावा भी किया है और शुमाली मिलिशिया ने मुज़ाकरात को जी मुस्तरद भी कर दिया है। और तालिबान रहनुमा मौलवी अमीर खान मतकी ने पंजशेर के लोगों को अमारात इस्लामी में शमूलियत की दावत भी दी है। कल वैसे मैं ये एक टॉक शो में सुन रही थी कि ये जो दावत है ना, अल्लाह करे कि ये दावत इसी तरह से कायम रहे, क्योंकि जो बयान दिन पर दिन बदलते जा रहे हैं उससे सूरत हाल कुछ वाज़े नहीं है। आप नहीं कह सकते कि जो दावत दी गई है, आया ये दावत क्या मुस्तकबिल के लिए अच्छी है, क्योंकि कल इस पर काफ़ी डिस्कशन भी उठी। जबकि दूसरी जानिब भारतीय सहाफ़ी ने तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन से सवाल किया कि आम मुआफ़ी के ऐलान के बावजूद अफ़गान मुल्क क्यों छोड़ रहे हैं। और ये वो सवाल है जो कि फैसल मुझे लगता है जिस पे जो जवाब मिला होगा उसके बाद कभी भी कोई भी भारतीय जो एंकर है ना वो ये सवाल करने की जसारत नहीं कर सकता। बहुत करारा जवाब दिया, बोले कि भारत भी अपने शहरियों को मगरबी ममालिक जाने की दावत दे दे, दिल्ली एयरपोर्ट पर पैर रखने को जगह नहीं होगी के बाद इसको कहते हैं ना ठंड पड़ गई होगी, ठंड पड़ गई। क्योंकि अगर आप जिसको कहते हैं ना हिस्टेरिकल वॉर मॉन्गरिंग और जुनूनी कैफियत और भी इस तरह की जो जितनी भी चीज़ें देखनी हो, और अगर आपका लग रहा हो कि आप बहुत बोर हो रहे हैं तो आप इंडियन टीवी चैनल्स लगा लें। तो आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो अगर अपनी हद तक रहें और अपने जगह बैठ के और दूसरों पे तनकीद करते रहें तो वो उनके लिए बेहतर है। अगर वो कोई प्रॉपर मेहमान लेकर आए ना तो फिर ऐसा ही होता है कि जिस तरह अभी उनको मुंह की खानी पड़ी है। चलें जी, एक और ख़बर है क्रिकेट के मैदान से। चेयरमैन पीसीबी के लिए हॉट फेवरेट रमीज़ राजा की चार्ट संभालने से पहले दबंग एंट्री हुई है। बाबर आजम से मुलाकात की है और दे दिया है बेहतरीन नताइज का टास्क। मर्जी की टीम बनाने के लिए फ्री हैंड भी दिया है। कप्तान बाबर आजम ने भी कह दिया कि फिटनेस पर कोई समझौता नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं अगर वो फिटनेस पे समझौता नहीं कर रहे हैं, जिनमें शर्जील हैं, जिनमें आजम खान हैं, चाहे जितने भी बड़े हिटर्स हों, लेकिन फिटनेस तो भैया आखिर में फिटनेस है। और वैसे एक और अच्छी बात है क्रिकेट से जुड़ी हुई कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचेस के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। लेकिन अच्छी बात बिल्कुल नहीं सरफराज के लिए, क्योंकि उन समेत शुएब मकसूद को किया गया है ड्रॉप। सरफराज की गालिबन शायद बात समझ में आती है, लेकिन शुएब को क्यों किया आगे चल पे इस पर ज़रूर बात करेंगे। 20 रुकनी स्क्वाड में जो वापसी हुई है वो भी मुझे समझ से बाहर है। इफ्तिखार अहमद को एक बार फिर लेकर आए हैं। खुशदिल शाह पे शायद अब टाइम इन्वेस्ट करना चाहें बिकॉज ही इज़ यंग, लेकिन इफ्तिखार अहमद जो अपने मुंह से कहते हैं कि मैं 32-33 का हूँ और ऐसा लगते नहीं है वो, तो खैर कुछ ऐसी इंक्लूजन्स भी हुई हैं जो कि हमें खुश आइंद नज़र आती हैं, जिनमें जाहिद महमूद हैं, स्पिनर शाहनवाज धानी है जिन्होंने बड़ी धाक बिठाई थी पीएसएल में, वसीम जूनियर ने भी हालिया अच्छा परफॉर्म किया था, और विकेट कीपर मोहम्मद हारिस भी पहली बार कौमी वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड का जी वो हिस्सा बन गया। और जनाब पहला वनडे जो है 17 सितंबर को होगा, तो 17 सितंबर को मेला सजेगा। लेट्स सी के क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन एक जो चीज़ हो रही है उससे हम सब इनकारी नहीं हो सकते, वो ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और जितनी महंगाई बढ़ रही है आवाम पिसती चली जा रही है। हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते, मुझे लगता है शायद हर घंटे के बाद जो है ना हमें कीमतें जो है बदलती हुई नजर आती हैं। हाँ, लेकिन अगर आप हुकूमती लोगों से पूछे तो वो कहते हैं कि नहीं तो है ही नहीं। हाँ ना, वो कहते हैं कि महंगाई चंद लोगों के लिए है, आप दिखा रहे हैं अच्छा महंगाई चंद लोगों के लिए, ऐसा नहीं है जनाब। महंगाई अब हर तबके को मुतासर करती नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि एक साल में घी, तेल, अंडे, चिकन और गोश्त के दाम 30% से ज़ायद बढ़ गए हैं। अगस्त की अगर मैं बात करूं तो अगस्त में महंगाई की सालाना शरह 8.4% की सतह पर बरकरार रही। शहरी इलाकों में महंगाई 8.3% रही, जबकि देही इलाकों की अगर मैं बात करूं तो 8.4% रिकॉर्ड की गई हैं। सब्जियां हो जाएं, फल हो जाएं, दालें, आटा, घी, यहाँ तक के कपड़े ख़रीदना भी अब आवाम के लिए मुश्किल हो गया है। ये ज़रूरियात ज़िंदगी है। पहले हम कहते थे कि दाल रोटी खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन वो दाल रोटी या वो सब्ज़ी जो कि हम कहते हैं वो भी लग्जरी आइटम्स में शुमार हो रही है। वो भी अब हम कहते हैं कि एक वक्त की अगर मैनेज कर ले, एक घर में एक वक्त की अगर रोटी पक जाए ना तो वो भी बड़ी बात समझी जाती है। इसी मामले पे तफसीलन हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको फैसलाबाद, मुल्तान और पेशावर की सूरत हाल दिखाते हैं कि वहाँ पर अवाम महंगाई को लेके क्या सोचते हैं। हमारे नुमाइंदगान जो हैं मुख्तलिफ मार्केट्स में गए, अवाम की राय उन्होंने जानी, आपके सामने रखी। पिछला माह महंगाई की सालाना शरह अरिया 4% रही। दालें, आटा और सस्ती सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर हो गईं। इन सस्ती अशिया का आवाम के पास नेमुल बदल क्या है,
आइए इन्हीं से जान लेते हैं। आटा, घी, दालें सब पे महंगा कर दिया। गरीब तो रोटी खा ही नहीं सकता है, एक टाइम खा रहा है, 2 टाइम नहीं खा रहा। ऐसी तब्दीली नहीं आनी चाहिए कि सब लोग तंग हो गए। 600 रुपये या 700 रुपये डेली बेसिस पे कमाने वाला मजदूर इसमें किस तरह खरीद सकता है? जो 200 रुपये किलो सब्जी है और 250-300 रुपये से 400 रुपये तक दालों के रेट है। आम आवाम के पास इसके अलावा और हो क्या सकता है? यही खाना होता है, सब्जी, दाल, रोटी वगैरह। तो माशाल्लाह हमारे खान साहब तो आगे कह रहे हैं हम मुतमिन अपनी कारकर्दगी से, तो मैं तो मुतमिन नहीं हूँ। और हालांकि हमने इनको वोट भी खुद ही दिया है, अब पछता रहे हैं। वो हमारी उम्मीदों में पूरा नहीं उतरे। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है उनका हर वादा झूठा साबित हो रहा है। मुझे पता है कि जिस तरह हम अपना घर चला रहे हैं, नफ्सियाती मरीज बने हुए हैं हम। एक वक्त की रूखी सूखी खाकर 2 वक्त की भूख काटने के बावजूद रोज बरोज नए कर्ज तले दबती फैसलाबाद की आवाम का हाल तो आपने जान लिया। अब रुक कर लेते हैं मुल्तान का और जानते हैं वहां की आवाम महंगाई से कितनी तंग है। सब्जियां और दालें रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, लेकिन इसके अलावा जिस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कोरोना वायरस में, वो है साबुन। साबुन से हाथ धोएं, साफ़ सुथरे रहें और कोरोना से बचें। लेकिन मुल्तान में यहाँ साबुन की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। साबुन की जो एक छोटा पैकेट था वो 30 रुपये का था, जो अब 60 रुपये से भी ऊपर इसकी कीमत पहुंच चुकी है। लेकिन जो मुल्तानी हैं उन्होंने उसका भी तोड़ निकाल लिया है। जो मुल्तानी मट्टी है उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है और मुल्तानी मट्टी की जो मांग है उसमें भी इजाफा हो गया है। साबुन की कीमतें तकरीबन डबल हो गई हैं, तो इस वजह से साबुन तो कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गया है। तो मट्टी ही ख़रीद रहे हैं, मट्टी से इस्तेमाल करें, हाथ वगैरह धो रहे हैं, फिर जरासीम से भी पाक है और बहुत अच्छी है, कुदरती है। ये कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिस वजह से हम भी मुल्तानी मिट्टी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो ये सस्ती होती है, दूसरा ये कि जल्द के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। आप भी, मैं भी आपसे भी यही कहूँगा कि आप भी इस्तेमाल करें इसका। काफ़ी माल हमारे पास पड़ा हुआ है, साबुन सेल नहीं हो रहा, उसकी वजह से मट्टी लोग इस्तेमाल करने लग गए हैं और मट्टी बहुत चल रही है हमारे पास। मैंने तो 2 पैकेट मट्टी के खरीद कर पैसे बचा लिए हैं। अब देखते हैं कि मुल्तानी मट्टी कितनी कारआमद है। अब चलते हैं पेशावर और जानते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। रेडीमेड गारमेंट में 12% इजाफा हुआ तो पेशावर के अवाम ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। एक चीज़ मतलब 1800 में मिलता है, इधर 2-3 चीज़ें आपको 1800 में मिलता है। और चीज़ एक क्वालिटी है, मतलब वो भी साल गुजारता है और ये भी साल से ज़्यादा गुजारता है। ये गरीबों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ अच्छा माल मिलता है और सस्ते रेट पे मिलता है। बच्चों के लिए पेंट शर्ट लिए काफ़ी फ़र्क मिल रहा है जी। दूसरे रेडीमेड लें तो वो बहुत महंगे आजकल हो गए हैं, जैसे महंगाई बहुत चढ़ गई है, तो इधर लोगों के लिए गुजारा हो जाता है। शहरियों के मुताबिक रेडीमेड गारमेंट से लंडे का माल सस्ता और बेहतरीन होता है। यही वजह है कि वो यहाँ का रुख करते हैं। तो जनाब, हमने आपको रिपोर्ट दिखाई और ये सिर्फ चंद शहर, लेकिन पूरे मुल्क में हर कोई एक ही सवाल करता नजर आ रहा है कि जनाब हुकूमती दावे हैं, बातें हैं, लेकिन महंगाई जिसकी वजह से घर का चूल्हा चलता है, जनाब वो महंगाई कब ख़त्म होगी? कब इंसान ये कहने पे राज़ी हो जाएगा कि जनाब दाल भी हम आसानी से खा रहे हैं, गोश्त चिकन तो आप छोड़ दें और सब्ज़ी जो है वो भी पहुँच में है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है समाजी कारकुन ज़फ़र अब्बास साहब ने। बड़े माशाल्लाह एक्टिव रहते हैं ज़फ़र भाई, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। हम यहाँ पर जब जिक्र करते हैं ना चिकन का, गोश्त का, चावल का, तो अब हम ये भी जिक्र करने पे मजबूर हो गए हैं कि जनाब सब्ज़ी हो या दालें हों, सब कुछ महंगा हो गया है। पेट्रोल पूरे साल के दौरान खूब महंगा होता है, एंड पे आके थोड़ा सा सस्ता हो जाता है, आवाम को कुछ तसल्ली हो जाती है। आवाम के साथ हो क्या रहा है? मुझे तो लग रहा है, जैसे हमने अभी रिपोर्ट्स में भी दिखाया है, हमारी आवाम मेंटली डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई है।
देखिए बिल्कुल, आप मुझे ये बताएं कि ट्रांसपोर्टर्स ने आज तक कितनी बार अपना किराया कम किया है। अगर पेट्रोल के ऊपर 2 रुपये भी बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टर जो है वो 5 रुपये बढ़ाता है। पेट्रोल पे अगर 2.5 रुपये बढ़ जाते हैं तो ट्रांसपोर्टर 10 रुपये बढ़ाता है। तो बात ये है कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी माफियाज हैं ये आवाम के ऊपर कब रहम कर रही हैं। पेट्रोल अगर 10 दफ़ा भी कम होता है तो क्या ज़िंदगी में इन्होंने कभी अपना पैसा कम किया है? एक आम आदमी जो मोटरसाइकिल के ऊपर सफ़र करता था वो अपने दफ्तर जाता था 70-80 रुपये का पेट्रोल या 100 रुपये का पेट्रोल डलवा के, आज वही शख्स 200 रुपये का पेट्रोल डलवा रहा है। अगर आप कह रहे हैं महंगाई 12% या 18% हो गई, 20% हो गई इस साल, तो मुझे बताएं तुम इसकी तनख्वाह बढ़ी है 5%, 10%, 20%? नहीं भाई, लोगों की तनख्वाह तो इस कोविड के आने के बाद 50% कम हुई है। और उसके बाद जो बेरोज़गारी बढ़ी है वो तो आप देखें, जो लोग कंपनियों से निकाले गए हैं, जिनकी कंपनियां बंद हो गई हैं, जिनकी तनख्वाहें नहीं मिली हैं 6-6 महीने से, उनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। और मैं ये समझता हूँ इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं और जान ही रहे, लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं। और लोग किस तरफ जाएंगे? अच्छा, लोग अगर अपनी मोटरसाइकिल छोड़ देंगे और बसों में आ जाएंगे तो कौन सा उनको रिलीफ मिल रहा है? आप देखें तो जाके ट्रांसपोर्ट माफिया किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, दूध वाला किसी के कंट्रोल में नहीं है, गोश्त वाला किसी के कंट्रोल में नहीं है। रेट क्या खुलते हैं और बेचते वो किस रेट में, आप उनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते हैं, वो इतने ज़्यादा मजबूत हैं। हम तो कराची जैसे बड़े शहर की बात कर रहे हैं इस वक्त कि राज है इनका, तमाम माफियाज का। दाल का रेट क्या खुल रहा है, मार्केट में किस रेट पे मिल रही है, कौन सी क्वालिटी मिल रही है, जी वो जो जानवर खाते हैं वो क्वालिटी मिल रही है, मतलब कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो इतनी महंगाई आवाम का तो बेड़ा गर्क हो गया। हम दस्तरखान पे दस्तरखान खोले जा रहे हैं। आपने दूध का जिक्र किया ना, अभी गुज़िश्ता रोज़ ही हमने बात की तो हमें जी ये इत्तला दी गई, नवेद सुना दी गई कि 20 रुपये महंगा होने जा रहा है, और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और महंगा करेंगे। पूछने पे जब हमने पूछा कि भाई क्या मामलात हैं, तो उन्होंने कहा, जो डेयरी फार्मर्स के एसोसिएशन के सदर थे, कि जी देखिए पीछे से चारा महंगा आ रहा है और फला चीज़ महंगी हो रही है। एक तो ये पीछे वाला कॉन्सेप्ट है ना, आज तक मुझे समझ में नहीं आया ये पीछे कहाँ से आ रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़, तो अगर तो वो कह ही रहे हैं, और उनका शायद ये कहना भी हक बजानिब है कि जी चारा दूसरे इंटीरियर से आता है, यहाँ तक लाने में उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। हम तनकीद तो करते हैं और हम नोहा भी पढ़ते हैं, हम दिल भी जलाते हैं कि जी ऐसा हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से एक्शन लेने का टाइम आ गया है अब। कल जहन में बात आई थी, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है आप करते भी हैं, तो क्यों ना एक काम किया जाए कि कराची की कोई ऐसी ज़मीन होगी ना हमारे तूल अर्ज़ में, वहाँ पे जो जानवरों का चारा है उसको उगाना शुरू किया जाए। आज नहीं, अगले 5 साल में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ताकि कम से कम ये वाली जो माफिया की ये जो बात है ना कि क्योंकि चारा भी बाहर से आ रहा है इसलिए हम उसकी भी कॉस्ट लगा के आपको दूध 20 रुपये इजाफी देंगे। क्या कहते हैं? देखें, आप मुझे ये बताएं, जिस वक्त कोविड नया नया आया और इसके रूल आए, जी दुकानें सारी बंद होगी, क्या आपको याद नहीं है कि एक एक दिन में टनों दूध यही दूध वाले बहा रहे थे? हर दूध वाला जो है वो बाल्टियों के बाल्टियां बहा रहा था। हम तो फलाई इदारा खोल के बैठे हुए, हमें पता है, हमारे पास फ़ोन आ रहे थे कि जी 50 बाल्टियां हमसे ले लो, 25 बाल्टियां हमसे ले लो, 30 बाल्टियां हमसे ले लो, 100 बाल्टियां ले लो। इन दी एंड टनों दूध नालियों और गटरों में बहा दिया, लेकिन 1 रुपया भी रेट कम नहीं किया उन्होंने। कि अगर वो रेट कम कर देते कि भाई आपका इस्तेमाल 2 किलो का है, हम 2 किलो के पैसे में 4 किलो दूध दे रहे हैं, तो इसका मतलब माफियाज का इतना कंट्रोल है। उन्होंने कहा हम गटर में फेंक देंगे दूध, हम नदी में बहा देंगे दूध, लेकिन हम आवाम को सस्ता नहीं देंगे। बात ये नहीं है चारा वारा, बात ये है कि भाई रियासत है ना, किसी का कंट्रोल होना चाहिए। रेट लिस्ट निकलती है कमिश्नर ऑफिस से, उसको फॉलो किया जाता है। तो आज तक कभी आपने देखा कि दूध माफिया, गोश्त माफिया या जितनी भी ये बाजारों में यूनियन हैं कभी किसी के कंट्रोल में चली हैं? आपने किसको दबा लिया? आप बता दें उसका नाम, या किसने आवाम के लिए बात सुन ली? आप चारा नहीं, आप चारा इनको फ्री में दे दें। ये जब इतनी बड़ी जिंदा मिसाल मौजूद है, इन्होंने मनो टनो दूध रोज आना गटर में बहाया, उसकी वीडियोस आई कि बाल्टियों की बाल्टियां बहा रहे हैं दूध, तो भाई उस वक्त कम कर देते ना, उसको भी कम नहीं किया। इसका मतलब कंट्रोल का लेवल इतना ज्यादा है माफियाज के, वो कह रहे हैं हम अपनी चीज को कूड़े में फेंक देंगे, अपने मुनाफे को नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन जफर भाई, ये जिन माफियाज की हम बात करें ना, अब ये माफिया इस कदर पंजे गाड़ चुका है कि हर क्लास इससे मुतासिर होती हुई नजर आ रही है। अगर हम आज बात कर लें कि दाल रोटी या सब्ज़ी पकाना, तो वो भी हम कहते हैं कि एक नेमत है। घर में अगर एक वक्त दाल भी पक जाना तो हम कहते हैं कि उसी को ही 3 टाइम चला लो, रात को भी खा लो, अगले दिन सुबह के वक्त ताज़ी रोटी बना के उसी दाल को इस्तेमाल कर लो। हर एक तबका हमारा अब महंगाई से मुतासिर होता हुआ नज़र आ रहा है। आप तो इन चीज़ों को बहुत करीब से मॉनिटर करते हैं। ऐसा ही है ना कि पहले वो लोग जिस घर में 5-6 लोग रहते थे उनके लिए मुश्किल होता था, लेकिन अब जिस घर में 2-3 लोग रहते हैं उनके लिए भी पूरा महीना गुजारना बहुत मुश्किल होता है।
देखें हर तबका मुतासर नहीं हो रहा है, इसके अंदर जो अमीर तबका है उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? जिसकी तनख्वाहें या जो कारोबार से कमा रहे हैं 10-10 लाख, 5-5 लाख, 20-20 लाख रुपए, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पेट उनका भी उतना ही बड़ा है जितना एक मिडिल क्लास और गरीब का पेट है। फ़र्क पड़ रहा है मिडिल क्लास को, तनख्वाहें उतनी ही नहीं, अखराजात डबल से ज़्यादा होते जा रहे हैं हर साल। आप देखें ना, आप गरीब आदमी तब जैसे तैसे गुजारा कर लेता था, मिडिल क्लास आदमी जो था उसका बेड़ा गर्क हो गया। अभी मैंने एक इंस्टीट्यूट के साथ एग्रीमेंट किया, सीए का इंस्टीट्यूट है ARTT, उन्होंने बोला जी हम हर सेमेस्टर में आपको 10 एडमिशन फ्री में देंगे। हमने लिख दिया, यकीन करें 3000 फैमिलीज़ ने रब्ता किया है कि नहीं यार हम हर सेमेस्टर के 30,000 रुपये नहीं दे सकते, इसलिए हमने अपने बच्चे को, अरमान था सीए कराएं, अप्लाई नहीं कराया। 30,000 रुपये मिडिल क्लास बच्चे की फीस नहीं दे पा रहा। अभी मैंने करीमाबाद पर एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट और खोला है। हम अगर 30-30, 40-40 रेस्टोरेंट एक एक शहर में खोल लें तो ये कोई अच्छा साइन है? हम तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है तो तुम भूखे ना मर जाओ, तो इसलिए खाना लेकर आ रहे हैं। तो बात यह कि लोगों के हालात अच्छे नहीं हैं और सब मुतासिर नहीं हुए। पैसे वाला, हुक्मरान, बिजनेसमैन, ये मुतासिर, इनको इतना बड़ा फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। टूट तो वो गया बेचारा जो एक आदमी नौकरी करता था, बेटियों की भी फीस दे रहा था, बेटे की भी फीस दे रहा था, घर का भी किराया दे रहा था, माँ बाप की भी दवाई लेकर आ रहा था, दीगर मामला थे, वो मर गया। 30,000 रुपये में कोई हुक्मरान महीना गुजार के दिखा दे, आप 50,000 में गुजार के दिखा दें सर। तो बात यह कि लोगों का तो किसी को पता ही नहीं है। अच्छा, बात ये डिफरेंस इतना ज़्यादा है हुक्मरानों और आवाम के बीच में कि एक हुक्मरान को क्या मालूम किराए का घर क्या होता है, बगैर बिजली के घर टाइम गुजारना क्या होता है। भाई मैं जिस इलाके में रहता हूँ, यकीन करें मेरे पास 10 दिन पानी आता है महीने में, तो बाकी 10 दिन खरीदूंगा ना। और किसके घर में कौन नल का पानी पी सकता है? भाई आप गिलास में निकालें, बाथरूम की बदबू आ रही होती है उसके अंदर, तो वो भी तो आपको खरीदना है पीने का पानी। तो 6-8 हज़ार रुपए तो महीने के वो जा रहे हैं। लोगों का हाल अच्छा नहीं है। लोग अपने बच्चों की फीसों के लिए इदारों के बाहर, फलाई इदारों के बाहर लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि भाई अब 4 महीने की फीस चढ़ गई है 3 बच्चों की, अब 6 महीने की चढ़ गई है, अब स्कूल ने निकाल दिया है, दूसरा स्कूल एडमिशन के पैसे मांग रहा है, यूनिफॉर्म के पैसे मांग रहा है, किताबों के पैसे मांग रहा है। लोगों का हाल अच्छा है ही नहीं। कोई लगाए ना हुक्मरान अवामी अदालत और बोले आओ बताओ अपने हालात, तो लोग कपड़े फाड़ के आके खड़े हो जाएंगे कि हम तो इज्जतदार लोग थे, हम तो सफ़ेद पोश थे, सही है हमारी जायदादें नहीं थी, हम चौधरी नहीं थे, हम वडेरे नहीं थे, लेकिन हम इज्जत की रोटी खा रहे थे। मैंने तो बार बार टीवी चैनल में बोला, मुझे बताएं कि रमज़ानों में आपने कहाँ देखा वो मंजर के लोग एक दूसरे के घरों में अफ्तारी लेकर जा रहे हो? खत्म। आपने कहाँ देखा फ्लैटों में, बिल्डिंगों के बाहर बकरीद पे लोग जानवरों में कैंप अलग अलग लगाए हो कि भाई मेरी गाय भी बांध लो, रात में सुबह रखवाली कर लो? कहाँ गए वो सारे मनाजिर? भाई लोगों का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। और जब भी हुक्काम बाला से पूछा जाए तो वो सब अच्छा है कि रिपोर्ट देते हैं। ज़फ़र भाई बहुत शुक्रिया, आपसे आगे भी चल के हम आने ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मामलात हैं उस तबके के जो इस मुल्क की मईशत चलाता है, मिडिल क्लास पे जो सबसे ज़्यादा सैलरीड क्लास तबका है, टैक्स भी देता है, उस पर टैक्स के बोझ भी बढ़ते हैं और फिर उसको हर तरफ से मार पड़ती है। अब तो माफिया भी आ गए उसको मार जो है खिलाने के लिए। तो क्या इसका सद्देबाब होगा अल्लाह ही जानता है। हम ये जानते हैं कि अभी प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वैसे जब हम मजदूरी की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट आता है कि वो मेहनत कश, जफाकश लोग जो अपना खून पसीना एक करके इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालते हैं। और जब एक ऐसे डिपार्टमेंट की बात आती है जैसे कोल माइनिंग, हाँ, जिसमें हम कहते हैं कि सिर्फ मर्द ही हो सकते हैं, खवातीन इसमें काम नहीं कर सकते। सरकार उसमें तो बंदे की ना बस हो जाती है। हाँ। अगर आप एक किसी माइन में जाते हैं और वहाँ 24 घंटे काम करते हैं ना तो आपको लग पता जाता है। लेकिन अब मर्दों का तो हाल इसमें होता ही बुरा है, लेकिन अगर ख़ातीन इसमें काम करने लगे तो ये बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है। और कोल माइनिंग की बात जब भी हो हमारे दिमाग में पहला जो ख्याल आता है मर्दों की मेहनत। लेकिन अब हुआ ये कि पंजाब के महकमा मादनियात ने ना एक इनकलाबी कदम उठाया है।
और वो इनकलाबी कदम ये है कि जनाब अब हमें ख़वातीन भी काम करती नज़र आएंगी माइंस में। लेकिन ये एक सवाल है कि वो किस तरह से काम करेंगी, क्योंकि जैसे फैसल ने भी बताया ना कि बड़ा मर्द हजरात के लिए बड़ा मुश्किल होता है और मर्दों को तो हम कहते हैं ना कि सख्त जान होते हैं मर्द, लेकिन अब ख़वातीन जब काम करेंगी वो किस तरह से काम करेंगी, मैकेनिज़्म क्या होगा। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल पंजाब आमिर एजाज अकबर साहब ने। आमिर साहब बेहद शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, गुड मॉर्निंग। ये जिस तरह हम बात करें ना कि क्या आया ख़वातीन काम करेंगी या फिर कुछ और स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, ये वुमेन इन माइनिंग मनसूबा आखिर है क्या, प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे चांस दिया कि हम ये एक जो नया आइडिया लेके आए हैं माइनिंग के अंदर कि ख़वातीन जो हैं चूँकि ऑलरेडी किसी हद तक इनडायरेक्टली हमारे इस शोबा जो है माइनिंग के साथ मुंसलिक थी, इनको फॉर्मली इनके रोल को अपग्रेड किया जाए। हमने ये देखा कि हमारे पास माइनिंग इंजीनियर्स काम कर रही हैं, जियोलॉजिस्ट काम कर रही हैं, बल्कि हमारे महकमे में डिप्टी सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं वो हैं। उसके बाद फील्ड के अंदर भी हमारे डिफरेंट कैपेसिटीज़ में हमारे फील्ड ऑफिस में काम कर रही थी। तो हमारे ज़हन में आया कि हम ख़वातीन के रोल को फर्दर इनकरेज करना चाहिए था। लिहाजा उसके लिए हम एक स्कीम लेके आ रहे हैं कि हम बच्चियां जो हमारी हैं उनको हम माइनिंग से रिलेटेड जितने भी स्किल्स हैं उसके अंदर लेके आएँ, क्योंकि माइनिंग इंतहाई एक टेक्निकल काम है और उसमें वेरियस स्किल्स चाहिए। आपके ज़हन में तो फ़ौरन आता है कि शायद वो जो सिर्फ कोल माइन और उसके अंदर जाके वो एक गैंती या इस तरह के एक मैनुअल के साथ जब आप करते हैं तो वही माइनिंग है। माइनिंग एक्चुअली सरफेस पे भी होती है, अंडरग्राउंड भी होती है। तो उस तरह की स्किल्स में हम बच्चियों को लेके आ रहे हैं और उसमें हम बच्चियों को जो है उसमें ट्रेनिंग देंगे, उनको स्कॉलरशिप्स देंगे और उस बारे में अवेयरनेस भी क्रिएट करेंगे और इस तरीके से हम उनको इस अपने पूरे सेक्टर के अंदर हम उनको इनकॉर्पोरेट फर्दर करने जा रहे हैं। अच्छा सर, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी माइनिंग होती है वो लुक्रेटिव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यह है कि वो हाईली पेड इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ के लोगों को ये ख्याल होता है कि जितना आप टॉयल करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, रिटर्न भी उतना ही मिलना चाहिए। हमारे यहाँ आपको पता है कि ये वाले मामला थोड़े से ऐसे नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आप चाह रहे हैं कि आप ख़वातीन को जो है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे? जैसे आपने ख़ुद बोला कि यही नहीं है कि सिर्फ आप अंदर जाके कोला ही खोद के निकाल रहे हैं, तो देखने वालों को ज़रा बताइएगा कि कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं जहाँ पर ख़वातीन अगर माइनिंग के शोबे में आती हैं तो वहाँ काम करेंगी। एक्चुअली तो जितनी भी माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं, हमने जो देखा है हमारी ख़वातीन फील्ड में जब आप काम कर रही हैं हमारे ऑफिस में और हमारे फील्ड में, तमाम एक्टिविटीज़ में दे आर एज गुड एज मैन। लेकिन हम इसमें एक इंक्रीमेंटल और स्टडी अप्रोच लेके आ रहे हैं कि शुरू में हम इनको GIS और इससे कंप्यूटर रिलेटेड जितनी अच्छी माइनिंग के लिए जो है और मशीनरी जो यूज़ होती है उसके अंदर इनको पहले हम इनको ट्रेन करेंगे और उन चीज़ों में लेके आएंगे। और उसके अलावा हमारे माइनिंग ऑपरेशंस को जो सुपरवाइज करते हैं उसका एक रूल्स के तहत एक प्रोसीजर है, उस तरह की सुपरवाइजरी फिलहाल उसमें लेके जो है उसमें भी लेके आएंगे। मोर ओवर हम ख़वातीन जो हैं उनको जो बिजनेस जो चैम्बर्स हैं उनके ज़रिए उनको फर्दर इनकरेज कर आ रही हैं कि हमारी माशाल्लाह एंटरप्रेन्योर जो ख़वातीन हैं थोड़ी बहुत हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो आके फर्दर इन्वेस्टमेंट्स भी हमारे फील्ड में आके करें। सो इस ऑल फ्राम टॉप टू बॉटम हम तमाम उसमें अंदर इनको लेके आ रहे हैं। नीडलेस टू से कि हम ऑलरेडी अब हमारे महकमे में वुमेन फोकस्ड हमारी एक अप्रोच जो है पिछले 3 साल से इस गवर्नमेंट के आने के बाद वो चल रही है कि हमारे जितने इवन बोर्ड्स हैं उसके अंदर 33% लेडीज़ को हम मैंडेटरी किया हुआ उसकी मेंबर्स हैं। हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं, हमारे जो वेलफेयर के लेबर के हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर फीमेल हमारी प्रेफरेबली हमारी फीमेल डॉक्टर्स हैं। सो हमने एक ओवरऑल एक एनवायरनमेंट जैसे है ना वो क्रिएट एक्चुअली करने जा रहे हैं ताकि वुमेन फर्दर उसमें इनकरेज हों। मोर ओवर हमारे जो लेबर की बच्चियां हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, उनको हम स्टाइपेंड्स दे रहे हैं ताकि वो हायर एजुकेशन हासिल करें और उनको फर्दर हम उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि माइनिंग रिलेटेड जो हमारी स्किल्स हैं उसमें आगे वो अपनी एजुकेशन हायर एजुकेशन लें
और फर्दर इसी फील्ड के अंदर अपना फ्यूचर सिक्योर करें। और आमिर साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह से ये जो स्टेप्स ले रहे हैं, ये आने वाले वक्त में हमारे मुस्तकबिल के लिए बड़ा अच्छा है। ये तो वो हो गए ना चीज़ें जिन पे काम हो रहा है। अब वो लोग जो काम कर रहे हैं, यानी जो इस शोबे से मुंसलिक हैं, उनके लिए कोई तालीम की पॉलिसी, कोई सेहत की पॉलिसी, ऐसी सहूलियात महकमा मादनियात की जानिब से मुतारिफ़ कराई गई है कि उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जा रहा है, फिर उनके बच्चों की तालीम का भी ख्याल रखा जा रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप जब इस सेक्टर को डेवलप करते हैं तो सबसे पहले उससे अलाइड फैसिलिटीज़ और कैपेसिटी बिल्डिंग आप उसमें करते हैं। इसमें हम फैसिलिटीज़ में अब क्या कर रहे हैं कि हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक माइनिंग एरिया के अंदर एक कॉलोनी इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, ताकि हमारे माइन वर्कर्स, उनकी फैमिलीज़, उनकी ख़वातीन उसी एरिया के अंदर एक अच्छे एक एनवायरनमेंट के साथ वहाँ पे रह सके। वहाँ पे हम उनको हेल्थ और एजुकेशन की एट देयर डोर स्टेप उनको फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करने चाह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी हमारे 4 हॉस्पिटल्स जो फील्ड में काम कर रहे हैं, हाफिज़ डजन डिस्पेंसरीज माइनिंग एरियाज़ के अंदर काम कर रही हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हमारा माइनिंग एरिया के अंदर चुआ सैदन शाह का एरिया है, वहाँ पे हमारा एक स्कूल है उसके साथ अटैच्ड वहाँ पे है, जहाँ पे बच्चियों को हम डिफरेंट स्किल्स ऑलरेडी सिखा रहे हैं और उसके लिए उनको ज्वाइन करने के लिए उनको स्टाइपेंड्स भी देते हैं। उसके अलावा मोर ओवर हमारे 5 स्कूल्स चल रहे हैं जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा अच्छा उसमें हमारे रिजल्ट्स जो हैं दे आर क्वाइट एग्जाम्पलरी और उसमें एक बच्चों के, बाकी तमाम हमारे स्कूल हमारी बच्चियों के हैं और हम इवन बच्चियों को स्टाइपेंड्स भी देते हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि ख़वातीन को इस तरह के शोबे में बाइख्तियार बनाना और उनको ट्रेन करना। बेहद शुक्रिया आमिर साहब, आप हमारे साथ गुफ्ते, आपने वक्त निकाला। अभी आगे बढ़ते हैं। लाहौर से एक संगीन खबर, और जब हम आपको सुनाएंगे तो आप यकीन करें कि एक सेकंड के लिए दिल जो है ना वही और दिमाग वही सोचने पे मजबूर होगा कि वाकई एक इतना बड़ा इदारा पंजाब का, जहाँ पर पूरे पंजाब से लोग आते हैं, 6-6, 7-7 महीने पहले उन्हें तारीख दी जाती है और जब इलाज होता है तो क्या ऐसा इलाज होता है? पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ। बड़ी गफलत का इंकशाफ हुआ है। हुआ कुछ इस तरह से जनाब के अस्पताल में ज़ेरे इलाज अमराज़ क़ल्ब के 70 मरीजों को ज़ायदुल मियाद स्टंट्स डाल दिए गए हैं। स्टंट्स मई में एक्सपायर हो गए थे, जून में अस्पताल ने मरीजों को लगा दिए और PIC इंतजामिया ने अब किया ये है कि इंक्वायरी के लिए 6 रुकनी कमेटी बनाई है जो तहकीकात करेगी कि आया इस तरह का मामला पेश क्यों आया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद है। दानियाल, गुड मॉर्निंग। PIC वो लाहौर का अस्पताल, वो इदारा जहाँ पर पूरे पंजाब से लोग आते हैं और अगर खुदा ना खास्ता किसी के घर में कोई ऐसा मरीज़ मौजूद होता है जिसको दिल की बीमारी होती है तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि आप उसे PIC ले जाएं। 6-6, 8-8 महीने की तारीख दी जाती है कि 8 महीने के बाद या 1 साल के बाद आप अपना मरीज़ लेकर आएँ। लेकिन ये जो गफलत बढ़ती गई है, इस पर अभी तक अपडेट क्या है? ये जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई है, क्या तहकीक सामने आई है? बहुत शुक्रिया महक और फैसल, गुड मॉर्निंग। लेकिन ये जो मॉर्निंग है ये खबर कोई इतनी गुड नहीं है उसके लिए, क्योंकि जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है उसमें यकीनन जिस तरह आपने भी बताया कि 6-6, 7-7 माह पहले जो है वो तारीख दी जाती है मुख्तलिफ सर्जरीज़ की, चाहे वो ओपन हार्ट सर्जरी हो, स्टेंट्स डालने हो, मुख्तलिफ एंजियोप्लास्टी करनी हो इधर। लेकिन हुआ ये है कि जो स्टेंट्स हैं ये एक्सपायर इस्तेमाल हुए हैं, जो कि मई, जून और जुलाई में एक्सपायर हो गए थे। वो मुख्तलिफ 1-1 माह बाद, 1.5 माह बाद जो है वो मरीज़ों को लगाए गए हैं और तकरीबन 70 मरीज़ जो हैं उनको ये एक्सपायर स्टेंट्स लगाए गए हैं। ये मामला तब सामने आया जब डॉक्टर शोएब हैं जो कि कैथ लैब, एक जो लैब है जहाँ पर ये तमाम तर स्टेंट्स स्टोर किए जाते हैं, उन्होंने 12 दफ़ा अस्पताल की इंतज़ामिया को, प्रोफेसर्स को, उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको ये बताया कि एक्सपायर स्टंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे पास स्टॉक में फ्रेश स्टंट्स मौजूद नहीं हैं। हम डॉक्टर्स को ये बता रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं यहाँ पे अफसरान हैं वो कहते हैं कि यही स्टंट्स इस्तेमाल कर दिए जाएं। जो मामला तो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने जो है वो उन पे डालने की कोशिश की तो उन्होंने बाकायदा रिटन एक कंप्लेनेंट वो बने हैं। सही है, अब ये तो एक बिल्कुल एक नई चीज़ खुल गई दानियाल, और इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मेडिकल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट डॉक्टर बशीर हनीफ साहब ने। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक्सपायर्ड स्टेंट्स डालना, पहले तो ज़रा इस बारे में बताएं कि ये मरीज़ की ज़िंदगी को कितना बड़ा रिस्क में डाला गया है। की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है अनफॉर्चुनेटली। क्या आप हमें सुन सकते हैं? अब
वील ट्राई टू रिकनेक्ट। लेकिन मामलात ये हैं कि ज़ायदुल मियाद स्टेंट्स डालना कितना ही बड़ा ये क्राइम है, क्योंकि और उस वक्त में है कि जब एक जो डॉक्टर हैं वो बारहा इंतज़ामिया को बता रहे हैं कि हमारे पास आई थिंक हमारा राबता डॉक्टर साहब से बहाल हो गया। डॉक्टर साहब, ये जो हम खबर अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर कर रहे हैं, प्लीज़ ज़रा रहनुमाई कीजिएगा कि ज़ायदुल मियाद स्टंट्स डालना कितना ख़तरनाक है किसी भी ऐसे मरीज़ के लिए जो कि दिल की बीमारी में मुब्तला है। देखिए जी, ज़ायदुल मियाद स्टेंट्स या इवन फॉर दैट मैटर मेडिकेशंस, ठीक है, आइडियल सिचुएशन में बेहतर होता है ना डाली जाए, लेकिन ये कोई इतना बड़ा खतरनाक मामला नहीं है। स्टेंट्स अगर चंद महीने की एक्सपायरी डेट के बाद भी अगर डाल दी जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। मतलब कोशिश तो हमारी यही होती है कि ना डाले जाए तो बेहतर है, लेकिन समटाइम्स आपको सर्टन जो है वो साइजेस चाहिए होते हैं जो अवेलेबल नहीं होते, और उसमें अगर कोई 1-2 महीने या 2-3 महीने की एक्सपायरी वाला अगर स्टेंट डाल भी दिया जाता है तो उसमें कोई ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग इश्यू नहीं होता, और ना ही पेशेंट को खुदा ना खास्ता कोई नुकसान होता है। ये ठीक है कि किसी हद तक उसमें जो सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम समटाइम आता है, जो रीज़न होती है एक सर्टन डेट रखी जाती है एक्सपायरी की, वो ये इसलिए कि स्टेराइल रहे, कि स्टेरिलिटी उसकी जो है स्टेंट की जो है वो ख़राब ना हो। अदरवाइज एज सच स्टेंट की एफिकेसी या स्टेंट का ओवरऑल वो डालने से कोई ऐसा मसला नहीं होता। वाटरी फिर भी खुल जाती है, उसके रिजल्ट्स जो है काफ़ी अच्छे रहते हैं। और कुछ जगहों पे, कुछ कंट्रीज़ में जहाँ पे कि अफोर्डेबिलिटी का इश्यू होता है, वहाँ पे ये स्टडीज़ भी हुई हैं। अभी रिसेंटली जो है इवन FDA में, अमेरिका में FDA अप्रूव्ड जो है एक स्टडी की गई थी इंडिया में, जिसमें लोगों को जो बैटरी जो डाली जाती है पेस मेकर्स, वो पुराने जिन लोगों को डाले हुए थे और उनकी डेथ हो जाती थी तो वहाँ से निकाल के उनको दोबारा स्टरलाइज करके दोबारा पेशेंट्स को डाला गया था, क्योंकि पेशेंट्स में वो अफोर्डेबिलिटी का इश्यू था। तो इसमें डेफिनेटली एज सच पेशेंट्स की लाइफ को खतरा नहीं है और ना ही कोई इतना मेजर इश्यू है। अनफॉर्चुनेटली मैं कल भी देख रहा था, मीडिया पे जगह जगह पे आ रहा था कि डॉक्टर्स जो हैं वो मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं ये इस तरह के स्टेंट डाल के। खुदा के लिए इस तरह की लैंग्वेज यूज करना, देखें डॉक्टर को इसमें कोई फायदा नहीं है। अगर मैं स्टेंट डालता भी हूँ या कोई और डालता है इस तरह से, तो उसमें डॉक्टर को कोई फायदा नहीं होता है। और ये तो जो PIC है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, ये बहुत अरसे से कायम है और काफी रेप्यूटेबल अदारा है और इससे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मरीजों को अब तक फायदा हो चुका है। डॉक्टर साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, जैसे हम इस इदारे का हम भी जिक्र कर रहे हैं कि पंजाब में एक बहुत बड़ा इदारा है ये, लेकिन एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल करना जिसकी तारीख ही गुजर चुकी है, क्योंकि हम अक्सर ये भी सुनते हैं ना कि एक्सपायर्ड दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, ये क्या गफलत के ज़ुमरे में नहीं आता आपकी नज़र में? देखिए, गफलत के ज़ुमरे में आइडियली, जैसे मैंने कहा कि आइडियल सिचुएशन में ठीक है, आपकी कोशिश ये होती है कि ना इस तरह किया जाए। अब आई डोंट नो डिटेल्स का, मुझे नहीं पता, और इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो सामने आ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, समटाइम्स एक सर्टन साइज आपको चाहिए होता है स्टेंट का जो अवेलेबल नहीं होता, और वहाँ पे पेशेंट टेबल पे लेटा हुआ, अगर मैं उसको इस तरह से छोड़ देता हूँ तो वो उसकी लाइफ खतरे में पड़ सकती है। तो अगर मेरे पास ऐसे एक्सपायर्ड 1-2 महीने पुराना स्टैंड अगर पड़ा हुआ और मेरे पास कोई और साइज नहीं है और अगर मैं वो डाल देता हूँ तो इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं हो जाता। खुदा न खास्ता पेशेंट की ज़िंदगी को खतरा नहीं होता। हमारी जो है अभी पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी एक्चुअली गाइडलाइंस बना रही है इस हवाले से कि किस तरह के स्टेंट्स या जो है वो रीयूज चीज़ें इस्तेमाल करने का क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। बट कई कंट्रीज़ में जहाँ पे कि फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं और इससे कोई डेफिनेटली जिंदगी को खतरा नहीं होता। जैसे मैंने कहा, आइडियल सिचुएशन में डेफिनेटली ये नहीं करना चाहिए, बेहतर है अगर अवॉइड कर सकें तो करें। लेकिन बिलीव इट और नॉट, ये जो डेट दी जाती है एक्सपायरी की स्टेंट्स के हवाले से या इवन दवाइयों के हवाले से, लॉट ऑफ टाइम इसमें डिवाइस इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल का भी होता है। मतलब दवाइयों का तो मल्टीपल टाइम ये स्टडी हो चुकी है कि अगर एक्सपायर भी हो जाती हैं 1 साल तक इवन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं होता, बशर्त ये कि उनकी जो कंडीशंस हैं कि जो टेम्परेचर के अंदर रखनी हो वो रखी जाएं। इसी तरह से डिवाइसेस उस टेम्परेचर के अंदर अगर रखे जाएं और चंद महीने से, मैं अगर कोई 3 साल पुराना या 4 साल पुराना या 2 साल पुराना स्टैंड को इस्तेमाल करता है, ऑब्वियसली दैट इज अनएक्सेप्टेबल। लेकिन अगर चंद महीनों की एक्सपायरी 1-2 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ को और ना ही उसकी स्टेंट की एफिकेसी या स्टेंट की ओवरऑल वैलिडिटी पे को फर्क पड़ता है। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल, बिकॉज आपकी एक्सपर्टीज़ हैं तो वील टेक योर वर्डिक्ट। सिर्फ आखिर में ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि इसमें ज़िंदगी को इतना भी हाई रिस्क नहीं है सारी चीज़ें, अगर ऐसा नहीं है सारी चीज़ें,
तो फिर एक जो पैनल तश्कील दिया गया है PIC ने, जो 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है टू इन्वेस्टिगेट, फिर उसकी ज़रूरत भी नहीं। नहीं, वो डेफिनेटली देखें, पैनल तश्कील दिया गया, मैं जैसे मैंने कहा आइडियल सिचुएशन में ये नहीं होना चाहिए, और वही वो कमेटी का काम यही होगा कि ये वो देखे कि किस सिचुएशन में ये किया गया, या कितने महीने की एक्सपायरी के बाद ये इस्तेमाल किया गया, क्या वजह थी इस्तेमाल करने की, किसने किया, क्या नहीं किया, और आइंदा से क्या किया जा सकता है इन चीज़ों को मजीद बेहतर करने के लिए। तो वो कमेटी तो राइटली तश्कील दी गई है, और ये मरहला खुद ही PIC ने ये इनिशिएटिव लिया है कि ये कमेटी बना के और इस चीज को देखा जाए। तो इसमें डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि कमेटी नहीं बननी चाहिए, अच्छी बात है, बननी चाहिए। और क्या, क्यों, कब, कैसे, इन सवालों के जवाब जो हैं वो लेना काफ़ी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू कर, और जो भी है, लेकिन एक गफलत तो है, और इस गफलत का खुमियाजा जो है अल्लाह ना करे कि आगे कभी किसी को भी भुगतना पड़े, किसी की भी अहले खाना को। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे मौसम की। कराची में कहीं बादल बरसे हैं और कहीं शहरी बरसात के दीद को तरसे हैं। गुज़िश्ता रोज़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश हुई, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि फिर आज सुबह जब हम उठे तो बहुत गर्मी थी, हफ्स बढ़ गया था। लेकिन ऐसे में अब बात यह है कि महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश का इम्कान जाहिर तो किया है। तो किन किन इलाकों में बारिश होगी? मुझे आप ऐसे पूछे जैसे मेरा ताल्लुक महकमा मौसमियात से। ये जिनको पता है उनसे पूछ लेते हैं। ये हमें बताएंगे जवाद मेमन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, गुड मॉर्निंग। कल वाली बात तो जो पेश गोई थी ना अभी कि 1 सितंबर को जनाब बारिश होगी और अब्र रहमत कराची पर मेहरबान होगा, हो गया ये, लेकिन हब्स भी बढ़ गया। आज क्या है सूरत हाल मौसम की? सारा दिन, शाम के औकात में, रात के औकात में मौसम कैसा रहेगा? जी वालेकुम सलाम, महक, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल कुछ इसी तरीके से था कि आपको याद होगा हमने यही बताया था कि लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज़ रहेंगी, स्कैटर्ड एक्टिविटीज़ रहेंगी, किसी इलाके में हल्की, किसी इलाके में मॉडरेट, तो कुछ इलाकों में कल तेज़ बारिश भी देखी गई। और आज के हवाले से अगर बात की जाए तो आज भी कुछ इसी तरीके से है। इनफैक्ट आज जो टेम्परेचर रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, तकरीबन 38 से 40 डिग्री, और कुछ इलाकों में टेम्परेचर जो है वो 41 डिग्री तक भी जा सकता है। ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो फील्स लाइक टेम्परेचर भी जो है वो 45 से 46 डिग्री तक कुछ इलाकों में टच कर सकता है। तो बाकी बारिश के हवाले से अगर बात की जाए तो तकरीबन 60 to 70% चांसेस हैं कि यही स्कैटर्ड डेवलपमेंट्स रहेंगी। लेट आफ्टरनून यानी कि 2-3 बजे से जो है वो बादल बनने का प्रोसेस स्टार्ट होगा, और उम्मीद यही है कि रात तक जो है 9-10 बजे तक इस दौरान जो है कराची के काफ़ी सारे एरियाज में लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज़ आज दोबारा हो सकती है। ठीक, और जवाद भाई हम यही देखेंगे जैसे कल हमने देखा कि कुछ वक्त के लिए बारिश थी, लेकिन ऐसी बारिश थी कि लोग जो थे कह रहे थे कि ठीक है बारिश हुई है, बूंदाबांदी नहीं हुई। तो आज भी ऐसा ही है? ऐसा तो नहीं होगा कि आज हम हल्की बारिश देखेंगे? जी आज भी यही, जिस तरह मैंने बताया कि यही स्कैटर्ड रहेगा, लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज़, और कुछ एरियाज में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। सिस्टम की अगर बात करें तो कुछ इसकी शिद्दत में जो है वो कल के मुकाबले में आज थोड़ा सा इजाफा मजीद हुआ है। कंडीशंस काफ़ी फेवरेबल है। इस वक्त गुजरात, इंडियन गुजरात रीजन की तरफ मौजूद है, और काफ़ी स्लोली जो है ये पाकिस्तान की साहिली पट्टी की तरफ मूव कर रहा है। यही वजह है कि जितना स्लो मूव कर रहा है इसकी शिद्दत में जो है वो उतना इजाफा हो रहा है। और अगेन 3 और 4 तारीख से उम्मीद यही है कि कराची के तकरीबन एरियाज में एक आधा हैवी स्पेल जरूर हो सकता है। ठीक, और लास्ट में ज़रा मुझे ये अंदरूनी सिंध के जो एरियाज हैं यहाँ का भी बता दें कि बारिश के हवाले से वहाँ की भी पेश हुई थी ना कि वहाँ पे भी अब्र रहमत बरसेगा, लेकिन शिद्दत कराची में बरसने वाली बारिश से ज़्यादा होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अंदरूनी सिंध में जो है वो इसी तरीके से स्कैटर्ड एक्टिविटीज ही रहेंगी, लाइट टू मॉडरेट। थरपारकर रीजन में, नगर पारकर रीजन में, और ठट्टा बदीन, ये जो हमारे साउदर्न रीजन है, क्योंकि सिस्टम का जो मेन जो कोर है वो बहरे अरब के ऊपर है, तो जो हमारे साहिली पट्टी है जिसमें कराची, ठट्टा बदीन, थरपारकर, ये सारी रीजन आ जाते हैं। केटी बंदर में जो है वो काफ़ी हैवी रेनफॉल के एक्सपेक्टेड है कि चांसेस हैं कि अगले 1 से 2 दिन में यहाँ काफ़ी हैवी रेनफॉल का आ सकता है स्पेल। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेंट्रल सिंध और अपर सिंध में जो है वो लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज ही रहेंगी।
ठीक है जवाद भाई, बेहद शुक्रिया। आप गुफ्तगू कर रहे थे मौसम से मुतालिक, कराली जानना बड़ा ज़रूरी है कि जनाब आज अब्र रहमत बरसेगा और क्या आज पकौड़ों की तैयारी कर ली जाए कि नहीं। आगे बढ़ते हैं जनाब। एक और तैयारी होती है जो कि वालिदैन उस वक्त से करना शुरू कर देते हैं जब उनका बच्चा दुनिया में आया भी नहीं होता। मतलब प्लान कर लेते हैं ना कि बेबी होगा तो जनाब उसका फ्यूचर क्या है, क्या बनाएंगे उसको, और उसके फ्यूचर के लिए ये करना है वो करना है। तो बहुत से लोग फ्यूचर अपना पाकिस्तान में नहीं देखते। हाँ एग्जैक्टली। तो जनाब तमाम वालिदैन ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो अच्छा पढ़े, अपना मुस्तकबिल संवारे। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश ही होती है फैसल, जैसे आपने भी कहा ना कि बैरून मुल्क जाकर जनाब तालीम हासिल करनी है क्योंकि हमें फ्यूचर में कोई बेहतरीन नौकरी जो है उसके ज़राए हमें मिल सकते हैं, आमदन का कोई अच्छा सिलसिला बन सकता है। लेकिन मौजूदा हालात में मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सब कुछ एक ख्वाब लगता है। आज हम आपको बताएंगे कि इस ख्वाब की ताबीर कैसे मुमकिन है, क्योंकि कनाडा ने गैर मुल्की तलबा के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में पाकिस्तान का नाम अब शामिल कर लिए, जिसके तहत अब मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे कनाडा में ना सिर्फ तालीम हासिल कर सकेंगे बल्कि वहाँ तालीम के साथ साथ काम भी कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कई ममालिक में जब आप एजुकेशन के लिए जाते हैं तो कहीं कुछ घंटे के लिए आप काम कर सकते हैं, कहीं तो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते आप, और वो ये होता है कि जी आप काम करें और वतन वापस आ जाएं। लेकिन अब ये जो प्रोग्राम अनाउंस किया है कनाडा ने, ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है। तो इस सब पे बात करने के लिए आज जो है वो हमने दावत दी है कनाडा में बतौर सहाफ़ी, राइटर और समाजी कारकुन काम करने वाले महबूब अली शेख साहब को। तो महबूब सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। जब भी हम सोचते हैं कि जी हम जाएँ, भाई गया हाँ, या बहन जा रही है पढ़ने के लिए या माँ बाप सोचते हैं बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए, तो एक तो सबसे पहले आता है कि जी ख़र्चा पूरा देना पड़ेगा उनको। फिर ये कि अगर वहाँ जाके बच्चा है तो फिर वो हैंड टू माउथ कर रहा है अपने मामलात, पढ़ भी रहा है और कमाई भी कर रहा है। और उसमें कई बार ऐसा भी होता है कई लड़कों का, कई बच्चों का, कि वो बेचारे नहीं कोप अप कर पा रहे होते हैं ना। लेकिन अब ये वाले जो मामलात हैं ये तो बड़े अच्छे हैं क्योंकि कई ममालिक में ऐसा है कि चोरी छुपे आपको काम करना पड़ता है। तो इस प्रोग्राम के बारे में ज़रा ब्रीफ करें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का और समा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम दिया है। अब तक तो अपर क्लास फैमिलीज़ जो है, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, उनके लोग, सरमाएदारों के बच्चे जो है वो कनाडा, अमेरिका, यूके और दीगर कंट्रीज़ में पढ़ाई के लिए जाते थे। ये फ़र्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी आई है फॉर द स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तानी यूथ के लिए, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और 2018 जून के अंदर इस प्रोग्राम का स्टार्टअप हुआ था। IRCC जो है वो इमिग्रेशन रेफ्यूजी सिटीजनशिप ऑफ कनाडा का इदारा है। अच्छा। जिसने जून 2008 में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। लेकिन बदकिस्मती से 2009 का जब सूरज गुरूब हो रहा था और 2020 का तो कोविड की वजह से बड़ा इफेक्टेड रहा है। और हमारे यहाँ की यूथ को, यहाँ के बच्चों को वो अवेयरनेस नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी इस प्रोग्राम के सिलसिले में। बहुत ईजी है, बहुत क्विक पैथवे, यू गेट द एडमिशन एनी यूनिवर्सिटी इन कनाडा लाइक टोरंटो यूनिवर्सिटी, यॉर्क, मैकमास्टर, वाटरलू, यू नेम इट। तो उसमें बहुत ईजी प्रोसेस है और मेरे ख्याल में $10,000 जस्ट यू कैन डिपॉजिट ऑन कैनेडियन बैंक, TD बैंक है, RBC है, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा है। अब मैं यहाँ एक बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा आपके तवज्जुह से कि बराए मेहरबानी जो भी बच्चा पाकिस्तानी बाहर जाना चाहता है वो किसी मिडल मैन का उसमें झांसे में ना आए, क्योंकि आजकल ऐसा होता है ना कि कहते हैं हम आपको पहुंचा देंगे। देखिए मेरे पास डेली व्हाट्सएप पे मैसेजेस, ईमेल्स आती हैं कि जी जॉब्स आई हुई कनाडा में और आपको जो है वो रैश भी मिल रही है और इतने डॉलर भी मिल रहे हैं। आफ्टर कोविड जो इम्पैक्ट हुआ है वो तो पूरी दुनिया पे हुआ है। लोगों की इकनॉमिक तबाह हो गई। इवन जो है वो पाकिस्तान तो बहुत बेहतर रहा। आप कनाडा पे नजर तो 1 मिलियन जो है वो लोगों की जॉब लॉस भी है। इन हालात के अंदर आपको कैसे कोई जॉब ऑफर कर सकता है? कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल क्विक पैथवे। यू शुड बी अप्लाई ऑनलाइन। आप देखें, सर्च करें, कनाडा की वेबसाइट है CIC वाहिद वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप उस पर जाएँ, SDS प्रोग्राम को आप फॉलो करें, आप सर्च करें। $10,000 डैट मीन्स पाकिस्तानी 12,80,000 बनते हैं। 12 लाख या 13 लाख, क्योंकि 128 रुपये का शायद डॉलर है आज। मेरा एक सवाल है, अभी 12,80,000 की आप बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास की अगर हम बात कर लें, बड़ा मुश्किल है 12,80,000 उसके लिए जमा करना। 4 बच्चे हैं जिसमें से एक को, बड़े वाले बेटे को जनाब वो बाहर भेजना चाह रहा है, 12,80,000 कैसे वो अफोर्ड कर सकते? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम पाकिस्तानी, मैं ख़ुद पाकिस्तानी हूँ, कुछ साल पहले कनाडा शिफ्ट हुआ हूँ। मैं जर्नलिस्ट हूँ, वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन वर्क करता हूँ। देखिए हमने पाकिस्तान को जो है वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप देखें, क्या
आपका बच्चा या हमारे जब बच्चे जो हैं मिडिल क्लास फैमिली के मेहरान गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, करते हैं। और 50, 60, 70, 80 या 2 करोड़ रुपए की तो बात नहीं है, वो आपने डिपॉजिट करना है कैनेडियन बैंक में, जिस पे बैंक ऑफ कनाडा या TD कनाडा बैंक या जो भी बैंक है XYZ, मैं नाम नहीं लूँगा, प्रमोशन हो जाएगी, तो वो आपको उस पर इंटरेस्ट भी दे रहा है $450। अच्छा, वो आपको इंटरेस्ट मिला। और आपकी ये 1 साल की ट्यूशन फीस है जो वो गारंटेड आपको सर्टिफिकेट के तौर पे जमा करवानी है। उसमें आपको सिर्फ लैंग्वेज का जो प्रोफेंसी टेस्ट जो होता है वो आपको शो करना है। मेरे ख्याल में IELTS में जो है वो 6.1 जो है वो बैंड है ईच कैटेगरी, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, टॉकिंग। तो इसके अंदर आपने 4 कैटेगरी हैं, इसके अंदर 6.2 या 6.1 बैंड है, उसको आपने मैच करना है। आप देखें कौन सी यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्लाई करें। बहुत ईजी वे। एक बड़ा इशू आता है वो ये कि जाहिर सी बात है हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। अब कुछ ऐसे भी हैं कि जिनका स्टडी गैप आ जाता है, ठीक है, तो क्या वो चीज़ यहाँ पे केटर होती है या फिर, क्योंकि होता ये है ना कि जो बाहर आपका जो मुल्क बुला रहा है वो ये देख रहा है कि भाई ये वाकई स्टडी करने आ रहा है, या फिर ये आ रहा है इसको स्टडी गैप को 10 साल 11 साल 12 साल हो गए, ये सिर्फ आएगा और यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेशन उठाएगा बस स्लिप होने के चक्कर में ना। तो ये बताएं कि क्या स्टडी गैप को, कितना स्टडी गैप ये प्रोग्राम जो है एक्सेप्ट कर रहा है? देखें, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है या यूनिवर्सिटीज़ में लोग बैठे हुए, दे आर वेरी क्लेवर। यस दे आर, ठीक है, और वो अंडरस्टैंड करते हैं कि बच्चा पढ़ाई के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, किसी भी कोर्स को आप सिलेक्ट करते हैं, तो आप अपनी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरी करनी होती है। जब वो आपकी सारी चीज़ें सर्च करते हैं, उसके बाद आप अगर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची यूनिवर्सिटी से आपने कुछ किया हुआ है तो उसकी जो है ट्रांसक्रिप्ट्स जो होती है वो आपको डायरेक्ट भिजवानी होती है, जो कि सील्ड एनवेलप के अंदर होती है, जो आप भी चेक नहीं कर सकते। जब वो उन तमाम चीज़ों को चेक करते हैं, क्राइटेरिया फिलअप करते हैं, और ये सबसे क्विक पैथवे है द एडमिशन विद इन 6 मंथ और 20 कैलेंडर्स डेज, यानी विद इन मंथ आपको पता चल जाता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ये आपको कंफर्म हो जाता है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स कहेंगे तो मैं आपको वो भी शो कर दूं कि कोविड की वजह से जो इफेक्ट हुआ है इस वक्त जो हमारे पास है, देखें 2017 में पाकिस्तान का नाम जो है वो पहले शामिल नहीं था। 2018 में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, 2019 के अंदर पाकिस्तान का नाम है स्टार्ट ऑफ द मंथ में, जनवरी फेब के अंदर। इसमें इंडिया था, कोलंबिया था, फिलिपाइन था, तो वियतनाम था, डिफरेंट कंट्रीज है, पाकिस्तान नहीं था 10 कंट्रीज़ में, लेकिन 2019 के स्टार्ट में आया। और हमारा ये अलमिया ये रहा कि बच्चों को अवेयरनेस नहीं, जिन्होंने अप्लाई किया उसमें से 25,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई और 25,000 जो है उसमें से जो है वो तकरीबन 8,500 जो है वो अप्रूव हुई। अच्छा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ हैं, दुनिया उन्हें मानती है। देखिए, आज आप अल्बर्ट आइंस्टाइन का मुकाबला IQ लेवल पे करते हैं तो पाकिस्तान की जो है वो एक लड़की है तारा, उसका नाम आता है, वो IQ लेवल उसका ज़्यादा है। तो पाकिस्तानी कौम तो जीनियस कौम है। दुनिया में किसी भी हवाले से देखें, आज अबू धाबी देख लें, दुबई देख लें, मिडल ईस्ट देख लें, एयरलाइन देख लें, सब हमने ही बनाया, पाकिस्तानी कौम ने बनाया। जो चमक पाकिस्तानी कौम की आंखों में वो किसी की नहीं है। बस हमें प्रोसेस को फॉलो करना है। अच्छा, या जब हम प्रोसेस की बात ही कर रहे हैं तो ये बताएं कि जो इसमें सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करने वाली चीज़ है ना, क्योंकि कई ममालिक में आपको पता है, जैसे बार बार मैं इसका तस्करा करूँगा कि स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा इशू यही होता है कि मिडिल क्लास हैं, वालिदैन ने जोड़ के पैसा उनको भेजा है और भेज के बोला है कि बेटे अब तुम हो और कनाडा है और आगे तुमने और वापस भी भेजने तो नहीं, हम वो कर्जा उतार दें। हाँ, एक तो ये कि चले वापस भेजने वाली बात तो 2 साल में बेचारा रह के करेगा, लेकिन पहले तो ये वो खुद कैसे अपना खर्चा चलाएगा। जो इसमें अट्रैक्टिव बात वो ये है कि वो वहाँ काम भी कर सकता है 6 घंटे का। हाँ, तो ये मुझे बताइए कि क्या वर्क परमिट किस तरह का होगा। और इसमें ये है कि अगर आप किसी कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपने मास्टर किया हुआ है, आप जर्नलिज्म एज ए जर्नलिस्ट अगर आप अप्लाई करते हैं या किसी भी प्रोफेशन में अप्लाई करते हैं, किसी भी डिग्री के लिए, तो आपको 6 घंटे जो है वो आपको वर्क परमिट अलाउ है पर डे। अगर आप वहाँ पे लेबर रूल्स देखें, लॉज जो हैं, उसके तहत आपको पर ओवर $14 मिलते हैं और 6 डेज जी मिनिमम है, वेज मिनिमम मतलब वेज कनाडा की। जी हाँ, मिनिमम फ्लक्चुएट कर सकता है। जो वहाँ पे कॉफ़ी शॉप में अक्सर जो बच्चे पढ़ने आते हैं, इंडियन पाकिस्तानी, वो उन्हें इजीली मिल जाती है जॉब वहाँ पर और वो अपने अखराजात निकालते हैं। इसमें एक जो बहुत अहम बात है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कि कनाडा में आबादी दुनिया का 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन आबादी ना होने के बराबर है। अच्छा, और कैनेडियन जो है उनकी ख्वाहिश होती है कि जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं वो बच्चे वापस ना जाएं। आफ्टर 2 इयर्स वो अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रेसिडेंट के लिए। अच्छा। और उसके बाद वो अपनी फैमिली को भी वहाँ बुला सकते हैं और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखिए, मैं बार बार यही आपके प्रोग्राम की तवज्जो से भी बताना चाहूँगा
कि इससे अच्छा मौका पहले कभी नहीं आया। और कोविड की वजह से कुछ सूरत हाल अजीब रही, अब सूरत हाल कुछ बेहतर हो रही है, कनाडा ओपन हो चुका है, दुनिया के अंदर सूरत हाल बिल्कुल चेंज हो रही है। तो इस वक्त हमारी यूथ के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, और ख़ास तौर पर मिडिल क्लास फैमिली। अच्छा, यूथ की तो आपने बात की, अब ज़रा कुछ और भी इस तरह के प्रोग्राम्स बहुत सारे आए हैं ना, इनमें एक यूकॉन वाला एक प्रोग्राम है आगे चल के, लेकिन इसकी जो विंडो है ना वो बड़ी लिमिटेड है। कुछ प्रोग्राम 2023 तक हैं, ठीक है। तो क्या और जो लोग अभी नहीं ऑब्वियसली जा सकते, उनके जहन में यही खौफ है कि यार ये तो 2023 के बाद तो हमारा भट्टा बैठ जाएगा, उसके बाद तो हम शायद कभी किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई ना कर सकें। मेड बी स्टूडेंट और मेड बी सब प्रोफेशनल जो अपने पॉइंट्स बना के और वो सारा लेके जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि इस प्रोग्राम की क्या विंडो है, एक तो ये, और आने वाले दिनों में भी स्टूडेंट से हट के भी कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो मज़ीद इसका इरादा रखती है कि इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स अनाउंस किए जाएँ? देखिए, प्रोग्राम्स के हवाले से तो मैं नहीं कह सकता कि कोई नया प्रोग्राम है, लेकिन ज़ाहिर है कनाडा में यूथ की कमी है। वहाँ पर ज़्यादातर ओल्ड एज, आप देखें सीनियर सिटीजन्स की तादाद ज़्यादा है, और वहाँ पर जो रेशो अगर आप देखें तो कैनेडियन कम है, मल्टी कल्चर सोसाइटी ज़्यादा है वहाँ पर, दुनिया भर के लोग आबाद हैं और डाइवर्सिटी नज़र आती है आपको वहाँ पर। ये उसकी खूबसूरती है कनाडा की। वहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपनी तर्ज पे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लिविंग लाइफ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। और जहाँ तक आपने बात की कि जी और भी कोई प्रोग्राम ये 2023 तक का अभी फ़िलहाल इन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन मैं भी इसको आगे एक्सटेंड कर दें ड्यू टू कोविड, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे प्रोसेस जो हैं वो डिले हुए हैं। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा ऑप्शन है पाकिस्तानियों के लिए। देखिए, पाकिस्तानी जो हैं वो अगर लेबर वो हैं, लेबर के कैटेगरी के अंदर वहाँ पर बेइंतहा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पे बूम आया हुआ है वहाँ पर इस वक्त कनाडा के अंदर। लेबर कैटेगरीज़ के अंदर अगर आप कहीं शॉर्ट कोर्स कर लेते हैं किसी अच्छे इदारे से, उसका सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ईजी है। मैं फिर दोबारा आपसे ये कहूँगा कि खुदा किसी के झांसे में ना आए, डायरेक्ट अप्लाई करें। कनाडा की वेबसाइट बहुत ईजी है, आप जाएँ, मुझसे रब्ता ना करें। इंटरनेट आजकल तो जो है वो हर एक के मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है इजी एक्सेस है। आप जाएं और सर्च करें cic.com.org, आपको सारी डिटेल। और आपने 12 लाख 80,000 का टोटल, मेरे ख्याल में अगर एक 128 आज का जो है वो रेट है, अगर कैनेडियन डॉलर इस वक्त अगर कैनेडियन डॉलर से वो 13,21,000, मतलब $10,000 बिल्कुल सही है। बेहद शुक्रिया सर, आप मौजूद थे। और यकीनन जो हमारी नौजवान और जो जाना चाहती है कनाडा, और स्पेशली पढ़ने के लिए भी, और चाहती है कि साथ साथ काम भी करें, उनके लिए बड़ा गोल्डन चांस है। तो जनाब अप्लाई करें, और वही बात है कि किसी मिडल मैन के झांसे में ना। और फैसल, जब हम बात करते हैं ना कि अच्छा हमारे जो बच्चे हैं माशाल्लाह, जब पूरी दुनिया में उनके टैलेंट को सराहा जाता है, तो हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। शो में जब भी हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो महक हमेशा आपको कहती हुई नजर आती हैं, ये इनका फेवरेट टॉपिक है, ये इनका फेवरेट। इनको बहुत लगाव है खेल से, क्रिकेट से, लेकिन सिर्फ मुझे क्रिकेट से नहीं है, फुटबॉल से भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इट्स द मैनली गेम। और अब हम आपको शो में मिलवाएंगे एक ऐसे फुटबॉल कोच से जो यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के लिए मुंतखब हुए हैं। जो तस्वीर जिन भाई साहब की आप देख रहे हैं, इनका नाम है फैज़ान समीर। बहुत बड़ा एजाज़ है, यूएफा की टीम के लिए नामजद होने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। फैज़ान समीर यूएफा के सर्टिफिकेट इन फुटबॉल मैनेजमेंट के लिए मुंतखब हुए हैं। और इतनी अच्छी बात यह है कि हर साल दुनिया भर से वाला कितने लोगों को मुंतखब किया जाता है? कुछ चंद लोग, 35 लोगों को मुंतखब किया जाता है, और इन्हीं 35 में से एक हैं हमारे पाकिस्तानी फैज़ान। फ़ख्र की बात है। और तो हम उनसे बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और जनाब बात का आगाज़ करते हैं। फैज़ान, बेहद शुक्रिया गुड मॉर्निंग वक्त देने के लिए। और ये हम जब बात करते हैं ना कि पाकिस्तानियों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है, वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र इसलिए बन जाता है क्योंकि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा होता है। सबसे पहले तो ये बताएं कि यूएफा के लिए मुंतखब होना, क्या वहाँ कोचिंग की तरबियत आप लेंगे? ये कितना मुश्किल मरहला था? सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? क्योंकि जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं ना टेलीविज़न स्क्रीन पे, यकीनन आप उनके लिए एक रोल मॉडल हैं, आप उनके लिए एक मिसाल हैं। तो प्लीज़ ज़रा इस सफ़र को एक्सप्लेन कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जो सफ़र का आगाज़ था वो काफ़ी टफ था, बिकॉज CFM यूएफा इज़ लाइक हार्वर्ड ऑफ फुटबॉल मैनेजमेंट। तो यूएफा में सिलेक्ट होना किसी एक कोर्स के लिए इज़ अ बिग थिंग फॉर मी, स्पेशली फॉर अ पाकिस्तानी, बिकॉज
यहाँ पे उस तरह के कोर्सेज़ अवेलेबल नहीं हैं। कोचिंग कोर्सेज़ अवेलेबल फिर भी मिल जाते हैं आपको, लेकिन जो मैनेजमेंट कोर्सेज़ हैं उसकी नॉलेज यहाँ पे नहीं दी जाती। और जो हम देखते हैं, जो हम सीखते हैं, वो मोस्टली टीवी से ही हो रहा होता है, और वो भी मोस्टली यूएफा के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसी से हो रहा होता है। तो आई अप्लाइड फॉर द कोर्स तकरीबन पिछले साल, और हर साल 35 लोग उसमें से सिलेक्ट होते हैं, जिसमें से मोस्टली यूरोपियन लोग होते हैं। और उसमें भी जो नेशनल एसोसिएशंस और जो फेडरेशंस होती हैं फ़ुटबॉल की, उसके अंदर जो डायरेक्टर लेवल के जो लोग होते हैं वो इस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, और उनकी प्रोफाइल्स के ऊपर, और वो किस टीम को मैनेज कर रहे हैं, वो किस स्ट्रक्चर को मैनेज कर रहे हैं, मोस्टली उसके ऊपर उनकी ट्रेनिंग की जाती है। यानी कि जो देखने वाले हैं हम उनको ये बताएं कि जी दो तरह की के जो है ना ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। एक तो स्किल डेवलपमेंट के, फैज़ान प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन एक तो स्किल डेवलपमेंट वाली होती है, और आप जो बता रहे हैं कि ये जो मैनेजमेंट साइड वाली होती है, तो इस पर थोड़ा सा और अगर आप एलोबरेट कर सके तो। जी फॉर श्योर सर। तो बेसिकली कोचिंग इज़ जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द होल फुटबॉल। फुटबॉल के अंदर और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें प्लेयर्स मैनेजमेंट है, क्लब मैनेजमेंट है, कंपटीशन मैनेजमेंट है, लीग्स हैं, आपकी यूथ डेवलपमेंट है, आपकी विमेन टीम्स हैं, और उसके अलावा वो जो रोड मैप है कि एक सीज़न के अंदर किस तरह की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, किस तरह की टीम को कौन से कॉम्पिटिशन्स खेलने चाहिए। तो देयर इज़ अ ह्यूज लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट कम्स अंडर द फुटबॉल अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग। तो यूएफा का जो CFM कोर्स है वो बेसिकली ये चीज़ सिखाता है और ये स्किल देता है, जिसमें आप यूएफा के हेडक्वार्टर जाके ये चीज़ सीखते हैं कि कोचिंग के अलावा ये तमाम तर चीज़ें किस तरह से मैनेज करनी है। कोचिंग कोर्सेज हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, वो आपको नॉर्मली मिल भी जाते हैं, लेकिन जो CFM का कोर्स है, जो फुटबॉल मैनेजमेंट का कोर्स है, जिसके अंदर ये कोचिंग वाली चीज़ें, बिकॉज कोचेज ऑल्सो नीड अ गाइडलाइन के किस टीम को ट्रेन करना है, कैसे ट्रेन करना है, सीज़न में कितनी दफ़ा ट्रेन करना है। तो ये जो दो तरह के कोर्सेज हैं, इसमें एक कोचिंग कोर्सेज हैं जो कि नॉर्मली अवेलेबल होते हैं, बट दिस इज़ अ फुटबॉल मैनेजमेंट कोर्स विच इज़ यूजुअली डन बाय द पीपल हु आर एक्चुअली हेडिंग और सुपरवाइजिंग द होल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल। अच्छा, और ये भी बताइएगा कि जैसे कि लोग देख भी रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा ना अब इसमें इंटरेस्ट भी वो लेंगे, तो अगर कोई करना चाहिए तो व्हाट्स द पाथवे टू इट? सर बेसिकली आप अप्लाई करते हैं यूएफा की वेबसाइट पे जाके। यूएफा आपको फिर आपकी प्रोफाइल की बेस के ऊपर आपको सिलेक्ट करता है, जिसमें आपकी एक इंटरव्यू कॉल आती है। वो इंटरव्यू लेने के लिए यूएफा के अंदर जो उनके HR बिजनेस पार्टनर हैं वो बैठते हैं, और जो अकेडमी के डायरेक्टर हैं वो बैठते हैं, और फिर उस इंटरव्यू की बेस पे आपको बताया जाता है कि आपको सिलेक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। बट मोस्टली केसेस में होता ये है कि हमारे रीजन से बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं। अभी तक बांग्लादेश और इंडिया में एक ऐसा बंदा है जिसने ये कोर्स किया हुआ है, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है, और मैं पहला बंदा हूँ जिसको इस कोर्स के लिए सिलेक्ट किया गया। ठीक। अच्छा फैज़ान, ये भी बताएं कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को पसंद करने वाले भी मौजूद हैं, माशाल्लाह टैलेंट भी इस हवाले से मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो है हमारी टीम फिर भी बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करती। क्या वजह है आपकी नज़र में, इसका क्या रीज़न है? जी मेरी नज़र में इसका बड़ा क्लियर रीज़न है। अगर आपकी टीम को प्रॉपर स्ट्रक्चर सीज़न गाइडलाइंस दी जाएं तो वो क्यों नहीं करेंगे बैनुल अक़वामी लेवल पे, बल्कि वो अच्छे स्टैंडर्ड, अच्छे यूरोपियन लेवल पे भी अच्छे कम्पीट कर सकते हैं। हमारा सिर्फ फुटबॉल का जो मसला है वो प्लेयर्स का या टीम का नहीं है। हमारा जो फुटबॉल का मसला है वो ऊपर मैनेजमेंट का मसला है। जो पावर स्ट्रगल एक चल रही है, 2015 से हमारा फुटबॉल बंद हुआ पड़ा हुआ है, और जितने भी लोग फुटबॉल, क्योंकि हम डेली बेसिस पे ये काम कर रहे होते हैं, जितना टैलेंट फुटबॉल में अब पाकिस्तान के पास है इतना पहले कभी भी नहीं था। हम जब छोटे होते थे तो हम घर से बाहर निकलते थे, इवन दो आई एम अ प्रोफेशनल फुटबॉल कोच, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट हम जब पहले बच्चे छोटे होते थे और घर से निकलते थे तो क्रिकेट खेलते थे। और इसी तरह से आप लोग भी, या मेरे साथ के जितने भी लोग हैं मेरी जनरेशन के, हम लोग जब घर से पहले निकलते थे तो हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया। अब एक पैराडाइम शिफ्ट आ चुका है पाकिस्तान के अंदर, जिसको नोटिस करने की ज़रूरत है, जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, कि बेसिकली अब बच्चे फुटबॉल पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। जिस एज में पहले वो क्रिकेट खेलना शुरू करते थे, अब उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू कर दी है। बच्चों को मेसी का पता है, बच्चों को नेमार का पता है, उनको तमाम बड़े प्लेयर्स का पता है, उनको पता है कि जूते कौन से पहनने हैं, उनको पता है कि जर्सीज किसकी पहननी है। तो हमारा मसला प्लेयर्स का नहीं है, हमारा मसला टीम का नहीं है, हमारा मसला उस पावर स्ट्रगल का है जो ऊपर पिछले 5 सालों से चलती आ रही है, और ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, एंड देयर इज़ नो सुपरवाइजिंग
पावर और सुपरवाइजिंग फोर्स जो बेसिकली पैशनेट और ऑनेस्ट हो गेम के साथ। बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो टैलेंट है वो दुनिया के मुकाबले का है, बस ये है कि मैनेजमेंट जो है वो हमारी अच्छी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल आपसे मैं यही कह रहा हूँ। और अगर गिवन द राइट ट्रेनिंग एंड गिवन द राइट एनवायरनमेंट, आपके प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि बैनुल-अक़वामी सतह पे जाके कम्पीट कर सकते हैं। इवन नाउ आपके पाकिस्तानी डेसेंट के प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स हैं जो कि मलेशियन लीग्स में खेल रहे हैं, डेनमार्क की लीग्स में खेल रहे हैं। ओवरऑल पाकिस्तान, ओवरऑल दुनिया की काफ़ी सारी लीग्स में ऑलरेडी वो प्लेयर्स खेल रहे हैं। बट दे वर लकी इनफ जस्ट बिकॉज दे वर बॉर्न देयर और दे मूव्ड इन द ऑन द राइट टाइम। बाकियों के पास अब वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इस वजह से वो बस इधर फंसे हुए हैं। लेकिन ये लोग कम्पीट कर सकते हैं गिवन द राइट ट्रेनिंग, गिवन द राइट एनवायरनमेंट, गिवन द राइट एटमॉस्फेयर। तो आपने बात की ना, तो मुझे उससे याद आ गया ज़ीश रहमान जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग भी जिन्होंने खेली हुई है। अच्छा ये बताएं कि आप नियॉन जाएंगे स्विट्ज़रलैंड, तो कैसा महसूस कर रहे हैं सबसे पहले तो, और इसके अलावा ये भी बताएं कि वंस यू आर डन विथ योर ट्रेनिंग कोर्स, आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सर मैं तो बहुत ज़बरदस्त फील कर रहा हूँ, क्योंकि यूएफा जाना, यूएफा के हेडक्वार्टर्स में जाके बैठना और वहाँ पे लर्न करना इज़ अ ह्यूज थिंग। हमने हमेशा टीवी पे ही देखा है और इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि अगर मैं जब मैं वहाँ पे जाता हूँ और मैं वहाँ पे अपनी तालीम पूरी करता हूँ, और इससे मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आई थिंक दीज वर अ फ्यू थिंग्स जिसमें मैं वर्ल्ड कप, इट्स इक्वल टू कि मैंने वर्ल्ड कप जाके देख लिया हो, तो मैं अगर यूएफा जाके सीख रहा हूँ कुछ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात जो आपने पूछी सर, हाँ, आई कैन रिपीट दैट। दूसरी बात ये कि वंस यू आर डन विथ योर ट्रेनिंग, आप को लगता है कि पाकिस्तान में आके आप हमारे बच्चों को वो ट्रेनिंग देंगे? क्योंकि मेरा ये सवाल उसी से जुड़ा है। अगेन, आप ट्रेनिंग आके देंगे, वो बच्चे सीखेंगे, उनके लिए आगे फिर डोर्स क्लोज्ड हैं व्हेन इट कम्स टू द मैनेजमेंट, और हर कोई बाहर जाके खेल भी नहीं सकता। तो इस हवाले से अगर कुछ बताएं। सर मेरा जो मकसद था वो कोर्स करने का, वो एग्जैक्टली यही था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जिस तरह का मेरा पैशन है इस गेम के लिए, मैं इसमें पैसे बनाने के लिए नहीं आया हुआ, और ना ही मुझे उस तरह की कोई ख़ास ज़रूरत है कि मैं फ़ुटबॉल से पैसे जमा करूं या फ़ुटबॉल से पैसे कमाऊं। मैं इस पे इतना ख़र्चा करने के बाद ख़ुद जा रहा हूं ताकि मैं सीख के वापस पाकिस्तान आऊं, और मेरा एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तानी फ़ुटबॉल को ठीक कर सकें इंशाल्लाह। बच्चों की आपने बात की, वो बिल्कुल एक अच्छा फैक्टर है जिसमें जो यूथ डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। लेकिन मेरा फोकस अभी जो इस टाइम पे है वो उस जनरेशन का है जो कि फुटबॉल से पैसे कमा रही है, इन टर्म्स ऑफ जो प्लेयर्स हैं जो कि डिपार्टमेंट्स में खेल रहे हैं और जिनके पास और कोई जरिया नहीं है पैसे कमाने का, लेकिन वो ज़ाया हो रहे हैं। एक पूरी जनरेशन हमने ज़ाया की पिछले 5 साल में, एंड वी आर ऑन अ वर्ज ऑफ लूजिंग अनदर जनरेशन। जो भी अभी हमारे फेडरेशन के मामलात चल रहे हैं, जो भी हमारे सियासी मसले चल रहे हैं फेडरेशन के, उसके अंदर वी आर ऑन अ वर्ज ऑफ लूजिंग अ वेरी टैलेंटेड जनरेशन, अ वेरी टैलेंटेड पूल ऑफ प्लेयर्स, जो कि इस लेवल के प्लेयर्स हैं कि अगर उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, उनको अच्छी जगह दी जाए, तो वो हर जगह जाके खेल सकते हैं। ठीक है फैज़ान, बेहद शुक्रिया, गुफ्तगू कर रहे थे। तो जनाब हमारा टैलेंट है, आलमी मयार का टैलेंट है, लेकिन मसला ये फैसल वही कि मैनेजमेंट थोड़ी सी ऐसी है कि जो टैलेंट हम थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसी। ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक जनाब। अब बात करते हैं घर की रौनक की। वैसे तो सारे बच्चे घर की रौनक होते हैं, लेकिन बेटियां जो होती हैं ना, उन्हें मुझे लगता है एक अलग ही मकाम हासिल होता है कि घर से बेटियां 2 मिनट 3 मिनट के लिए भी इधर उधर हो जाए ना, कहीं ऊपर नीचे गई हुई हो, अब्बा घर में देखें बेटियां नहीं है तो कहते हैं घर की रौनक किधर गई हैं। तो बाप की जान होती हैं बेटियां, बाप की शान होती हैं। और जब बेटियां ऐसी हों कि फ़ख्र वाला काम करें ना, तो बाप सीना चौड़ा करके कह सकता है कि मैं 3, 4, 2, 1 या बेटी का बाप हूँ। तो जनाब बेटियां फ़ख्र होती हैं। और आज हम आपको ऐसी एक फ़ख्रिया कहानी नहीं, 2 नहीं, पूरी की पूरी 3 ऐसी कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं कि कितना ही अच्छा लगता होगा कि इनके वालिद जिस जगह पे खुद काम कर रहे हैं, उनकी बेटियां भी अब वहीं काम कर रही हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे ही लायक बेटियों से जिन्होंने सख्त मेहनत के बाद ना सिर्फ अपने वालिद का वो सहारा बनी हैं,
बल्कि अब तो वो हमारे साथ भी मौजूद हैं। तो विदाउट फर्दर अड्यू हम ये भी बता दें कि जिस कंपनी में इनके वालिद जो हैं बहुत अहम फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, वहाँ उनकी बेटियाँ अब अफसर बन के जनाब काम कर रहे हैं। और देखिए ये बाप के लिए कितनी फ़ख्र की बात है ना कि बाप हमेशा होता है ना, माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे उस कुर्सी पे बैठे हैं जिस कुर्सी का उन्होंने ख्वाब देखा और जब ये ख्वाब पूरा हो जाए तो क्या जज्बात होते हैं बाप के, ये भी आज हम जानेंगे। हमारे साथ वो काबिल फ़ख्र बाप और वो बेटियाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपने बाप का सर फ़ख्र से बुलंद किया। बेहद शुक्रिया आप तमाम लोगों का, और मौका दिया आपने हमें कि हम आपसे बात कर सकें, ये हमारे लिए एहसास की बात है। एक के बाद एक कामयाबी की कहानी जो है हम अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं। इब्तिदा में मैं महमूना से बात करना चाहूँगी, मैं ये जानना चाहूँगी कि उनकी कहानी, उनका ये सफ़र, उनकी ये लगन, वो कैसे यहाँ तक पहुँची, क्या इसका पस मंज़र है। जी महमूना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी महमूना, हमें बताइएगा कि आपकी कामयाबी का क्या पूरी कहानी है, क्या आपकी स्ट्रगल है, ज़रा हमें बताएं। मेरी कहानी ये है कि मुझे आईटी कंपनी में जॉब करने का बहुत शौक़ था, मैं कुछ बनना चाहती थी, इसलिए मैंने सीएस किया, बीएससीएस, और बहुत अच्छे से लगन से पढ़ाई की और अच्छे मार्क्स लिए, सीजीपीए अच्छा लिया, और इस फील्ड में मैंने थोड़ा काम सीखा और नेटसोल में अप्लाई किया और अब मैं यहाँ काम कर रही हूँ। अच्छा, और इसके साथ ही मैमूना के वालिद से हम बात करते हैं। मोहम्मद आलम साहब, अगर आप माइक जो है अपने फादर को दे सकें। सर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसा महसूस करते हैं आप आलम भाई जब आप देखते हैं कि आपकी बेटी जो है वो उसी इदारे में काम कर रही है जहाँ पे आप सिक्योरिटी गार्ड के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद बेशुमार शुक्र है कि मेरी बेटी इस मुकाम तक पहुँची, और इसमें उसके बाद शुक्रिया अदा करूँगा नेटसोल के सीईओ साहिबान, खुसूसन सलीमुल्लाह गौरी साहब का, जिन्होंने हमें बहुत इज़्ज़त दी और हमारे बच्चों को यहाँ पे हायर किया, मेरी बेटी को हायर किया, और जो है ना वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं अपने एम्प्लॉय को और खुसूसन नीचे वाले तबके को। और मुझे तकरीबन 13 साल हो गए नेटसोल में जॉब करते हुए। 2013 में किया था और मुझे जो ना नेटसोल में 8.5 साल हुए हैं। अच्छा। मैंने एम्प्लॉय यहाँ पे एज ए सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा आलम भाई, जो आपने बात की ना पे जॉब कर रहा कि और निचला तबके वाली, तो ऐसी ये हमारे सिर्फ जहनों में है। यकीन माने कि ये सिर्फ जहनों में है कि कोई तबका ऊंचा या नीचा नहीं होता, इंसान का किरदार उसे ऊंचा और नीचा बनाता है। और जो आप जितने भी तीनों वालिद यहाँ बैठे हैं, ये आपका कैरेक्टर, आपकी तरबियत है कि आपने अपने महदूद वसाइल में रहते हुए अपनी बेटियों को इतना बाख्तियार किया, और वो उन बेटियों का फिर कैरेक्टर है कि उन्होंने किस तरीके से आपका ख्वाब पूरा किया। इससे पहले कि हम बात करें जी अनीला से, उनके वालिद मोहम्मद नज़ीर साहब से बात कर लेते हैं। नज़ीर भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताएं कैसा महसूस होता है जिस कंपनी में आप काम करते हैं, अब आपकी बेटी भी उसी कंपनी में काम करती है, तो ये बताएं साथ लेके आते बेटी को या फिर पहले आप आ जाते हैं शुरू में और उसके बाद बेटी साहबा आती हैं और फिर आप उनको सैल्यूट करते हैं जी रोज़ाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम दिया, ये इज़्ज़त दी, और सीईओ नेटसोल तमाम स्टाफ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और यहाँ तक हमें पहुँचाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी इस मकाम पर BScs करने के बाद यहाँ पहुँची है, तो मैं बतौर सिक्योरिटी गार्ड ये बहुत बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मुझे अल्लाह ज़ात ने ये मकाम दिया और ये इज़्ज़त दी। रहा मसला बच्ची को लाने का, तो वो मैं खुद ही बच्ची को ड्रॉप भी करता हूँ, खुद ही लेकर भी जाता हूँ वापस। अच्छा। और ये बात नेटसोल हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे रहा है,
माशाल्लाह। और मैं यही बात कहना चाह रही थी कि ये मेरिट की बात होती है ना, आपके अगर अंदर टैलेंट है, मेरिट है, तो कोई भी कंपनी जो है ना आपको हंस के लेती है, हंस के हायर करती है। अच्छा, अनीला के वालिद साहब से बात होगी। अनीला, अब ज़रा आप मुझे बताएं, जब भी किसी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं कि ये करना है, ये बनना है, शुरू में बड़ा मुश्किल लगता है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके लिए पूरा सफ़र कैसा था और घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता था? अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, किसकी सपोर्ट ज़्यादा हासिल थी? अस्सलाम वालेकुम। बस ये था कि जब शुरू में हम लोगों ने मैंने BScs ज्वाइन किया तो मुझे थोड़ा सा टफ़ लगता था कंप्यूटर साइंस की स्टडीज़। तो फिर ये था कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का भी शौक़ था। ऑब्वियसली सबका ख्वाब होता है किसी बड़ी फर्म में काम करें। तो शुरू में था थोड़ा मसला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर यूज़ टू होते गए। और फिर जब मैंने डिग्री क्लियर की तो उसके बाद इंटरव्यू दिया यहाँ पे और अल्लाह का शुक्र है सिलेक्ट हो गई। तो अभी यहाँ पे अच्छा माहौल है काफ़ी ज़्यादा और मैं सेटिस्फाइड हूँ। और चेहरे से भी लग रहा है माशाल्लाह, ये आपकी बातों से जो आवाज़ हमें जो खनक नज़र आ रही है उससे लग रहा है कि बड़ी माशाल्लाह सेटिस्फाइड। और इससे पहले कि हम जवेरिया से बात करें, मैं चाहूँगा कि मोहम्मद आरिफ साहब से हम बात करें। आरिफ साहब, ये बताएं कि आप कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं, पहले तो ये। दूसरा ये भी बताइएगा कि यकीनन ताल्लुक़ जो है वो आपका मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से है, तो आपने किस तरह ये मैनेज किया? मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि हम एक अच्छी तस्वीर तो दिखा रहे हैं दुनिया को, लेकिन हम आपकी जो स्ट्रगल है, जो आपकी मेहनत है, एक बाप किस तरह अपना पेट काट के अपनी जमा पूंजी से अपनी औलाद को पढ़ाता है, मैं चाहूँगा कि आप दुनिया को ये बताएं कि क्या क्या वक्त देखा आपने, क्या क्या कठिन वो पल देखे आपने, और जब ये तमाम तर मेहनत कर ली और आज बेटी को यहाँ देख रहे हैं तो फिर कैसा महसूस कर रहे हैं, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मैंने 2011 में नेटसो में अप्लाई किया और उसके बाद बेटों को पहले ही पढ़ाई शुरू थी। जब नेटसो में आया, नेटसो में बहुत सपोर्ट की है और हर काम में CEO साहब ने बहुत हेल्प की है और शुक्रगुजार हैं हम। अभी हमारी बेटी जो पढ़ाई मुकम्मल करके नेटसोल में एम्प्लाई लग गई है और बहुत शुक्रगुजार हैं कि बच्चों को अपनी पढ़ाई का सिला मिल गया और बाकी बच्चे जो हैं वो भी इंशाल्लाह पढ़ाई कर रहे हैं। कोशिश ये का इसलिए लाहौर सेटल हुए हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, कि बच्चे अब पढ़ जाएं और अपना मुस्तकबिल हासिल कर लें। सही। मैं चाहूँगी मैं जवेरिया से भी बात कर सकूँ। जवेरिया, बाप की मेहनत और बाप एक मुश्किल जब काम कर रहे होते ना, हमारे वालिदैन, हमारी अम्मा या अब्बा, कोई भी अगर घर में कोई भी काम कर रहा है ना, तो फिर हमें एहसास होता है कि हमने माँ बाप की मेहनत को रायगा नहीं करना, उन्होंने जो हम पे इन्वेस्ट किया है हमने इन रिटर्न उन्हें ज़्यादा देना है। तो ये जो सोच है ये आपको घर के माहौल से मिलती है। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रा बताएं, बचपन से एक बेटी जो होती है ना उसका ख्वाब होता है कि वो माँ बाप का बाजू बने, सहारा बने, वो बताए कि वो बेटों से कम नहीं है, वो बल्कि 10 बेटों के बराबर है। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। उसके बाद अपने पेरेंट्स का जिनकी वजह से मैं इधर हूँ, फिर इस कंपनी का जिसने मुझे सपोर्ट किया। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा बचपन से ये ख्वाब था कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए फ़ख्र बनूँ, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे मैं वो पूरी करूँ। और शुरू से मैं ये सोचती थी कि मैं पढ़ लिख के मेहनत करके अपने पेरेंट्स के लिए कुछ बनूँगी, उनको हमेशा फ़ख्र महसूस करवाऊँगी कि उन्होंने जो मुझ पर इन्वेस्ट किया है, वो मुझे पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनका मैं उनको ज़रूर दूँगी। और हमेशा से ये मैं सोचती आई हूँ और अब मुझे ये मिला है, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है जो मुझे ये अच्छी पोजीशन मिली है। तो उसके लिए मैं अपने पेरेंट्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे मेरे पेरेंट्स ने ही सपोर्ट किया है। तो अच्छा, इससे पहले कि हम CEO अच्छा लग रहा है, से बहुत भी बात अच्छा करें, मुझे ये पोजीशन लेके जी उनसे भी बात करें। मैं चाहूँगा कि आप पे हम इस वक्त फोकस करें। जिस दिन आपका इंटरव्यू हो गया, आपकी सिलेक्शन हो गई जवेरिया, और वो ज़रा मंज़र हमें बयान करें। आपने किस तरह आप घर गई, अपने घर में जाने के बाद आपने बताया अपने वालिदैन को, अपने अब्बू को, और उस वक्त उनका क्या रिएक्शन था?
जी बिल्कुल, पापा तो मेरे साथ ही थे जब मुझे ये पोजीशन दी गई। उनको मैंने उसी टाइम उनको पता चल गया। जब हम घर में गए, घर में सबको बताया, सबसे ज़्यादा मम्मा खुश हुई, बहन भाई खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश थे उनको कि हमारी बेटी को अच्छी पोस्ट मिली है। तो सब उस टाइम तो सबका बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल बना हुआ था उस टाइम घर में। और ये बड़ी अच्छी बात है कि घर वाले अब एक्सेप्ट करना शुरू कर गए हैं कि जनाब बेटियां भी बाहर निकल के अच्छे तरीके से कमा सकती हैं, माँ बाप का सहारा बन सकती हैं। मैमूना, आप मुझे बताएं कि जब बेटी कहती है ना कि मैंने जॉब करनी है, ये काम करना है, तो स्पेशली अम्मी को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। तो प्लीज़ ज़रा अपनी अम्मी के कॉमेंट्स भी बताएँ, फिर हम सीईओ साहब से भी बात करते हैं। जी, मेरी अम्मी मेरी शुरू से बहुत सपोर्टिव रही हैं। उन्होंने कभी इस तरह नहीं कहा कि जॉब नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उन्होंने मुझे शुरू से पढ़ाई में भी सपोर्ट किया है और जॉब के मामले में भी वो कहती थी कि जो बनना चाहती हो, जो करना चाहती हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राइट। तो हम आप लोगों से भी मज़ीद बात करेंगे क्योंकि अब शामिल गुफ्तगू करने का वक्त हुआ चाहता है कंपनी के सीईओ सलीम गौरी साहब को। सलीम साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी, हमें बताइएगा कि आप लोगों ने किस तरह, जब ये चीज़ आप लोग के सामने आई, किस तरह आप लोगों ने इस पर रिएक्ट किया? और एक होता है ना सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि जी हमारे एम्प्लॉय की अपनी बेटी है, तो क्या उस तरह की कोई चीज़ थी या टोटल मेरिट पे थी? ये ज़रा बताएं। वालेकुम सलाम। एक तो जो आज आप इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, ये 6 साल पहले हमने पौधा लगाया था। एक रियलाइजेशन हुई हमें कि हमारे जो सीनियर स्टाफ है जिनके फाइनेंशियल पैकेजेस बड़े हैं, वो तो अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और उनकी एबिलिटी अपने बच्चों को बढ़ाना और फिर उनकी ज़िंदगी को चेंज करना। ये जो हमारा एक स्टाफ का एक कैडरे है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं हमारे पास, में हम सपोर्ट स्टाफ कहते हैं, ये वो थे जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे। अगर ख्वाहिश भी थी तो फाइनेंशियली उनके लिए अफोर्ड करना मुश्किल था। तो 6 साल पहले फिर हमने एक बनाया नेटसोल एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम कि जितने भी हमारा सपोर्ट स्टाफ है उनके बच्चे फ्रॉम क्लास 1 अंटिल PhD, हमारी जिम्मेदारी, हम उनकी एजुकेशन को सपोर्ट करेंगे। अब आप देखिए कि इसमें सिर्फ कंपनी को क्रेडिट नहीं जाता। 6 साल में अब आप देख रहे हैं हमारा जो रिजल्ट निकल रहा है, अब ये 3 बच्चे देखिए, इसके अलावा भी बच्चे और हैं जो हम ग्रेजुएट निकलते देखेंगे। मेरा ख्याल है कि इनमें इनके पेरेंट का और बच्चों का बहुत बड़ा रोल है। कामयाबी इनकी है, हमारी तो खैर हमें तो फल मिल रहा है इनकी कामयाबी का, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी इनके माँ बाप की है जिन्होंने इनको मौका दिया, इनको माहौल घर का दिया जहाँ पर ये बच्चे पढ़ सके। फिर मेरी शाबाश इन बच्चियों का है कि जिन्होंने इस मौके को पकड़ा और अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया। आज माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ इन बच्चों का कि ये आए और बिल्कुल ये मेरिट पे हैं। देखिए ना, जब हमने इनसे वादा किया था कि आप पढ़ें, तो फिर हमने जॉब भी कहा था कि हम आपको जॉब देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इन्हें जॉब दें। इसमें कोई नेपोटिज्म नहीं है, कोई बायस नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी थी कि इनको पढ़ाएं भी और इनको फिर आगे लेके आएं। तो माशाल्लाह ये बच्चे अब आ गए हैं और ये तीनों मेरिट पे, यकीन कीजिए तीनों ही बहुत ज़हीन बच्चियां हैं एंड माशाल्लाह दे आर इन द राइट प्लेस। और अभी तो इनका देखिए ना फ्यूचर शुरू हुआ है, ये इनके पहले दिन है। अगले कुछ सालों में हम इनको देखेंगे, ये बिल्कुल बच्चे डिफरेंट लेवल पे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा सलीम साहब, माशाल्लाह हमने जब बात भी की यहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स उनकी बेटियों से, तो वो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि जी हमारे जो सीईओ साहब हैं बड़े अच्छे हैं और बड़ा ख्याल रखते हैं। और ये एक बड़ी खासियत होती है किसी भी कंपनी के सीईओ के हवाले से कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखें, ना सिर्फ ख्याल बल्कि बुनियादी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए उस तरीके से सपोर्ट भी करें। हमने देखा कि कोविड के माहौल में बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो है उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाला, उनकी जो सैलरी से उनको कम किया, तनख्वाहें कम की, कईयों ने तो तनख्वाहें दी भी नहीं और काम करवाते रहे। लेकिन इस माहौल में भी आपने अपने स्टाफ को जोड़े रखा और उन्हें उसी तरीके से सपोर्ट किया। देखिए मेरा ख्याल है कि ये हमारी जिम्मेदारी थी। चेंजेस आती है सोसाइटी में, वायरसेस आएंगी, पेंडेमिक्स आएंगे, बहुत कुछ आएगा, लेकिन एक कंपनी की जो जिम्मेदारी वो सिर्फ अच्छे दिन के लिए नहीं होती। कंपनी वही है जो हर मौके पे, हर हालात के मुताबिक अपने एम्प्लॉयज़ को अपने साथ लेके चले। और कोई तरीका नहीं सोसाइटी को बिल्ड करने का। तो हमने टोटली पिछले 1.25 साल में मेक श्योर किया कि पूरी टीम को मेंटेन किया जाए, उनकी केयर की जाए। और सबसे पहले एजुकेशन में कोई हमने कट नहीं किया, मेक श्योर कि सब बच्चों की फीस जाए। अच्छा एक बताऊँ आपको बात, सारे बच्चे लाहौर में नहीं पढ़ रहे, लोग हमारे पास यहाँ जॉब करते हैं, लेकिन इनके बच्चे पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। कोई बच्चा वलिस्तान में पढ़ रहा है, कोई सक्कर में पढ़ रहा है, कोई हैदराबाद पढ़ रहा है। सबकी फीस यहाँ से टाइम पे स्कूल में पहुँच जाती है, उनके यूनिफॉर्म पहुँच जाते हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट का खर्चा यहाँ से पहुँच जाता है। आई थिंक दैट वाज की टू मेक श्योर कि हालात कैसे भी हो,
बच्चों की तालीम सफ़र ना करें। सही। अच्छा सलीम साहब, एक चीज़ ज़रा मुझे वाज़ेह कीजिएगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ ऐसी देखी है कि जब होता है ना कि आपको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे मौक़े फ़राहम करती है कि बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और हर ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, तो आपकी तनख्वाह में से कुछ कटौती भी होती है कि ये आपकी तनख्वाह में से इस तरह के पैसे जाएंगे। हाँ। ये प्लीज़ ज़रा वाज़ेह कीजिएगा, ऐसा नहीं है, ये तनख्वाह के अलावा सहूलियत दी जाती हैं? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है और ये बहुत मामूली रकम है, यकीन कीजिए। कोई बड़ी हमने कुछ नहीं किया। आई होप वी कैन डू मोर। जैसे 400 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। और अच्छा एक और बात भी, हमने 400 बच्चों में हर बच्चा ग्रेजुएट नहीं करेगा, दैट्स फाइन। कुछ बच्चे मैट्रिक करके निकल जाएंगे, कुछ FSC के निकल जाएंगे, कुछ मास्टर्स भी तक जाएंगे। तो हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई बच्चों में कि आपने कहाँ तक पढ़ना है। हमने ये वादा किया कि हम सपोर्ट करेंगे। तो एक तो कोई कटौती नहीं है, बहुत मामूली रकम है हमारे लिए। हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वी कैन अफोर्ड इट। सो मेरे ख्याल के कटौती का कंसेप्ट हमारे पास आया है। ये कंप्लीट पैकेज है जो इनकी तालीम के साथ, जो बच्चा इवन PhD करना चाहेगा तो इंशाल्लाह ताला हम उनके पीछे खड़े हैं और PhD तक लेके जाएंगे। बिल्कुल, और ये एक सबक है तमाम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, NGOs के लिए। थैंक यू सो मच सलीम साहब। आखिर में एक बार फिर हम अपनी उन तीनों सिस्टर वंडर्स की तरफ, उन्हें हर बेटियां काम की, क्योंकि बात यह है कि अगर बेटा पढ़ता है तो एक शख्स पढ़ता है, बेटियां पढ़ती हैं तो पूरा ख़ानदान पढ़ता है। तो आपने सिर्फ एक शख्स को नहीं बल्कि पूरे एक ख़ानदान को संवरते हुए देखा है। तो बहुत ही बड़ा लेसन भी है हमारे तमाम तर उन इदारों के लिए। वो भी इस तरीके का जो है वो प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं अपने एम्प्लॉइज़ के लिए। जनाब, आज का हमारा प्रोग्राम हो गया ख़त्म। कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, बहुत सारी खबरें आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन अपना प्लीज़ ख्याल रखें, वैक्सीनेशन करा लें। अल्लाह हाफ़िज़।